हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जेईई मेन 2021 का 26 अगस्त का शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इस ओवरऑल पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखा जा सकता है। अगर आप 26 अगस्त के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो पेपर हुए हैं, अगर उन्हीं को कंपेयर करेंगे तो भी कंपेरेटिवली इस क्वेश्चन को इजी लेवल में रखा जाएगा कंपेरेटिवली, है ना। बाकी तो जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको इजीली ये बात पता लग जाएगी। कुछ एक या दो सवाल को अगर आप छोड़ देंगे तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी इसमें नहीं मिल पाएगी। तो ऐसा मानना है कि अधिकतर बच्चों के लिए ये पेपर स्कोरिंग रहा होगा। तो चलिए इस डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक वेक्टर एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ डायगोनल के बीच का एंगल आपको गिवन है ना, एजी डायगोनल और बीएच के अंदर का, और वो एंगल है cos इनवर्स ऑफ 1/5। और ऐसा कहा गया कि ये जो एबीसीडी है ना, ये स्क्वायर टाइप है, यानी ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है। तो हम देख सकते हैं कि जो एंगल है वो एजी और बीएच के अंदर का है। तो अगर मुझे एजी वेक्टर और बीएच वेक्टर मिल जाए तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को आप ओरिजिन मान लो, यानी ये जो पॉइंट ए है, लेट इट्स कोऑर्डिनेट बी 0,0,0, और इसी के अकॉर्डिंग आप इस डायरेक्शन के अंदर ए बी में एक्स एक्सिस मान लो, ऐसे वाई एक्सिस, ऐसे जेड एक्सिस के टाइप में आप इन चीजों को मान लो। तो आपको जो जो कोऑर्डिनेट चाहिए, जैसे ए के बाद आपको बी चाहिए ना, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, बी में उधर कितना गया 10 मीटर, तो 10,0,0। सिमिलरली आपको जी चाहिए, तो जी कितना हो जाएगा बच्चों, इसकी हाइट है, अभी हमें पता नहीं, हाइट तो हमें निकालनी है ना, तो इस हाइट को आप h मान लो। तो क्या बन जाएगा 10,h,10, और h के ऊपर आ जाओ, h विल बी, h के अंदर ये बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, हाइट तो इसकी h ही है, और इधर की साइड के अंदर वो जो लेंथ है आपकी वो कितनी है, आपकी 10 है क्या, ठीक बात है, 0h10, इस तरह के ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो आपको एजी वेक्टर और बीएच वेक्टर इन चीजों के बारे में बात करनी है, तो आप लिख लो, देखो एजी वेक्टर की डायरेक्शन क्या दिखेगी आपको, आई थिंक यू कैन इजीली सी 10i कैप प्लस hj कैप प्लस 10k कैप, राइट। और अगर आप bh वेक्टर की बात करते हैं तो बच्चों bh वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस का 10i कैप प्लस h इंटू जे कैप प्लस 10 इंटू k कैप। नाउ इट इज वेरी ऑब्वियस कि हम इनके बीच में कोसाइन अप्लाई कर सकते हैं, यानी cos थीटा विल बी इक्वल टू, ऑब्वियसली आपका जो cos थीटा है, एंगल आपको cos इनवर्स 1/5 है ना, तो वो 1/5 की इक्वल है, ये 1/5 की इक्वल है। और इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखते हो तो डॉट प्रोडक्ट से अपन निकाल सकते हैं कि ये इक्वल होगा एजी डॉट बीएच वेक्टर और इनके मैग्नीट्यूड्स, यानी एजी का मैग्नीट्यूड इंटू बीएच का मैग्नीट्यूड, राइट। तो देखो जरा, एजी डॉट बीएच कितना होगा, -100 प्लस एच स्क्वायर प्लस 100 एंड डिवाइड बाई इनका मैग्नीट्यूड। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, कितना 200 प्लस एच स्क्वायर। तो क्या इसको ओवरऑल में 200 प्लस एच स्क्वायर देख सकता हूँ, अगर ये कैलकुलेशन को देखते हो तो इट इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 200 प्लस एच स्क्वायर। तो आपको एक फाइनल इक्वेशन यहाँ से क्या मिल रही है कि एच स्क्वायर अपॉन 200 प्लस एच स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है 1/5 की। तो यू कैन इजीली सी कि यहाँ से जो एच स्क्वायर की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी 50। तो देखो एच का आंसर कितना है, बड़ा ही आसान, एच विल बी इक्वल टू 5√2, ठीक बात है, 5√2 इज योर आंसर। तो बच्चों अगला सवाल है, एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे है। अ फेयर डाई इज टॉस्ड until 6 is obtained on it, let x be the number of required tosses, then the conditional probability, क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, p of x greater than equal 5 when x greater than 2। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर नंबर ऑफ टॉसेस है ना 2 से ज्यादा है, ये आपको पता है, तो उनमें से नंबर ऑफ टॉसेस के 5 या 5 से ज्यादा रहने की संभावनाएं कितनी है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो आपसे पूछा गया। तो बड़ी ही आसान प्रोबेबिलिटी है। आप सबसे पहले ये मानो कि जैसे मान लो कि नंबर 6 का आना वो ए इवेंट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इतना तुम समझ सकते हो कि p ऑफ a विल बी इक्वल टू 1/6। तो क्या हमें पता होगा कि p ऑफ a बार इट विल बी इक्वल टू 5/6, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो हम किस तरीके का काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल 5,
वेयर इज x ग्रेटर देन 2, यानी जो डिवाइड के अंदर आंसर होगा, जिस प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा वो क्या होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो 2 से ज्यादा होने के लिए आपको जो इवेंट होगा वो किस तरह से वर्क करेगा कि आपने 2 बार उस कॉइन को टॉस किया लेकिन आपका 6 नहीं आया, तीसरी बार में जाके आपका 6 आया। कुछ इस तरीके से चीजें वर्क करेंगी। तो अगर मैं px इक्वल टू 3 की बात करूं तो क्या आप समझोगे कि जो शुरू के 2 टॉस थे उनके अंदर तो आपका इवेंट नहीं हुआ, तो p ऑफ a बार कितना है 5/6, और वो 2 में नहीं हुआ, तीसरे में हो गया तो 1/6। उसके बाद अगर हम इक्वल टू 4 की बात करेंगे तो इसी सीरीज में क्या करना पड़ेगा कि 5/6 3 इवेंट में कुछ नहीं हुआ, अगले में आ गया, और इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। इजी टू अंडरस्टैंड। अब ऊपर क्या लिखना है, x ग्रेटर देन इक्वल 5, यानी 5, 6, 7 ये वैल्यूज को लेके हुए हम चलेंगे। तो x इक्वल टू 5 पे आपको चीजें किस तरह से दिखेंगी, आई थिंक आप समझ गए होंगे। 5/6 पावर 4 इंटू 1/6, 5/6 पावर 5 इंटू 1/6 एंड सो ऑन। तो बड़ा ही आसान कैलकुलेशन है। अगर तुम ऊपर से 5/6 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो नीचे और ऊपर सेम टर्म्स बन जाते हैं। इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 5/6 स्क्वायर, दैट मीन्स 25/36। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैट्रिक्स का सिंपल सा सवाल है। आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखा है और पूछा गया a पावर 2025 माइनस a पावर 2020 क्या होगा। तो हमें इसकी पावर्स पे काम करना पड़ेगा। आपको पता है कि जब भी एक बड़ी पावर दी जाती है तो आप एक सीक्वेंस ढूंढने की कोशिश करते हो कि पावर्स के अंदर एक अच्छा सीक्वेंस हम देख पा रहे हैं क्या। तो a आपके पास है, ऑब्वियसली आप a स्क्वायर पे बात करना चाहोगे। देखो a स्क्वायर के लिए आप सेम टू सेम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 0 0 0 1 1 एंड 1 0 0। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमें कैसा मैट्रिक्स यहाँ पे मिलता है। तो किस तरह से चीज़ें वर्क करेंगी, सबसे फर्स्ट एलिमेंट कितना हो गया 1, बाद में कितने मिलेंगे दोनों एलिमेंट 0। उसके बाद जब यहाँ से प्रोसेस करोगे तो 0 इंटू 1, 1 इंटू 0, 1 इंटू 1, तो 1 मिल जाएगा एलिमेंट, है ना। अगला एलिमेंट क्या मिलेगा 0 1 1 1, ये भी कितना 1, सेम टू सेम एल्गोरिथम है। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे चीज़ों को 1 0 0 तो 1, अगला एलिमेंट क्या बन जाएगा आपका 0 0 0, ये भी 0। सिमिलरली आपका सेम टू सेम एल्गोरिथम है, ये भी 0, है ना। तो ये आपका a स्क्वायर आ गया। तो आप a और a स्क्वायर में अगर कंपैरिजन करोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये वाला एलिमेंट है ना, ये 0 की जगह पे 1 बन गया। तो विद सिमेट्रिसिटी अगर तुम इसी को वापस से a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई थिंक वी कैन से दैट जो a क्यूब आपको दिखने वाला है वो आपको कैसा दिख जाएगा भाई, वो ऐसा है ना, सिर्फ एक एलिमेंट में चेंज आएगा, ये 2 बन जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट सेम टू सेम रहेंगे और ये एलिमेंट तो 0 आते ही रहेंगे सब में। आती बात समझ में। तो विद सेम एल्गोरिथम तुम ये बता पाओगे कि भाई जितनी पावर यहाँ पे आ रही ना उससे एक कम एलिमेंट यहाँ पे आता है। पावर 3 है तो यहाँ पे 2 आ रहे हैं, बाकी ये चारों एलिमेंट 1 1 1 और सारे एलिमेंट 0 0 0 है। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, बस तुम मेरे को ये बता दो कि अगर हम बात करते हैं a पावर 2025 माइनस a पावर 2020, तो इन दोनों ही मैट्रिक्स के अंदर बाकी सारे एलिमेंट तो सेम रहेंगे ना, सिर्फ ये वाला एलिमेंट ही चेंज रहेगा ना। जैसे 3 है तो 2 आया, तो सोचो 2025 में क्या आएगा 2024, इसमें क्या आएगा 2019। तो जो डिफरेंस होगा, जो इनका डिफरेंस है वही तो उस एलिमेंट का डिफरेंस आएगा। तो क्या आप ये आसानी से बता सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आएगा इसमें बाकी सारे एलिमेंट तो सेम रहेंगे, जैसे ये 1 1 1 1, बाकी ये 0 0 0, है ना, समझ सकते हो। इसके अंदर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2024, और अगर इसमें से तुम माइनस करना चाहते हो ये वाला मैट्रिक्स तो इसमें कितना आ जाएगा यहाँ पे 2019, और बाकी सारे एलिमेंट सेम। तो अगर इनको माइनस करते हो तो ये बड़ा सुंदर सा आंसर आएगा इससे, और आप देख सकते हो कि दिस डिफरेंस विल बी इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं इसको, a पावर 2025 माइनस a पावर 2020 विल बी इक्वल टू व्हाट, बाकी सारे एलिमेंट 0, सिर्फ डिफरेंस कितना दोगे 5 का, तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास। समझ गए। तो जो ऑप्शन है उसके अंदर आप आसानी से बता सकते हैं कि अगर कहीं 5 का डिफरेंस आपको दिखता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एक ऑप्शन के अंदर a पावर 6 माइनस a दे रखा है, तो सिमिलर सेम एल्गोरिथम से a पावर 6 माइनस a, तो पावर का डिफरेंस वहां भी कितना है 5 का, तो सेम टू सेम आपको ये आंसर मिल जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा a पावर 6 माइनस a। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन एक डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है कि 0 to 5
0 to 5 x plus box of x divided by e power x minus box of x dx, and if it is equal to what, अल्फा e इनवर्स प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा में भी आपको एक रिलेशन गिवन है कि 5 अल्फा प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 0, और आपसे पूछा क्या गया है कि अगर ऐसा है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आप पता करिए। तो हमें पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, और इसको जब आप ओपन करते हो तो ये जो बॉक्स है ना, जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये तो इंटीग्रल वैल्यूज के लिए अपने डेफिनेशन को चेंज करता है। तो फिर आपको इस इंटीग्रल को तोड़ना पड़ेगा कुछ पार्ट्स में। जैसे फर्स्ट पार्ट आप 0 से 1 की बात अगर कर रहे हो तो ये कैसे वर्क करेगा, इट इज इक्वल टू 0 to 1। अगर आप 0 से 1 की बात करेंगे तो बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इंटीग्रेशन आपको कैसे दिखेगा, x अपॉन ई पावर एक्स डी एक्स क्या, प्लस अगर आप 1 से 2 लेके जाते हो तो x प्लस 1 ई पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स, एक एक से बढ़ाते जाइए। आप 2 to 3 लेके जाते हो, बॉक्स कितनी वैल्यू देगा, 2 x प्लस 2 ई पावर एक्स माइनस 2 डी एक्स। सिमिलरली 3 to 4 x प्लस 3 अपॉन ई पावर x minus 3 dx, and for last purpose 4 to 5 x plus 4 upon e power x minus 4 dx, राइट। सिंपल से एल्गोरिथम। अब देखो हम एक स्मार्ट सा काम करते हैं इसमें, हम यहाँ पे ये करना चाहेंगे कि यार ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है इन सबको किसी तरीके से हम सेम कर पाएँ क्या, और बड़ा ही आसान है, आप बड़ी आसानी से बता दोगे। जैसे यहाँ पे आप इस x को किसी वेरिएबल a से रिप्लेस कर दो, a प्लस 1 ऐसे करके इसको रिप्लेस कर दो। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं x को a प्लस 1 से रिप्लेस करता हूँ, क्या लोअर लिमिट अपर लिमिट ये 0 और 1 ही आ जाएगी क्या। जैसे x को 1 डाला तो a कितना आ जाएगा 0, 2 डाला तो कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे ऊपर क्या चेंज होगा, a क्या बन जाएगा a प्लस 2, और नीचे क्या बन जाएगा, अगर आप x माइनस 1 को देखें वो e की पावर a है, और d ऐसा ही चेंज हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर चेंज करना चाहते हो, अब समझ गए क्या, यहाँ पे a प्लस 1 डाला तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा b प्लस 2, यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा c प्लस 3, एंड सिमिलरली यहाँ पे आप किसको रिप्लेस कर दोगे d प्लस 4 से। कुछ वेरिएबल अपनी तरफ से अपने इंट्रोड्यूस किए ताकि लिमिट सारी सेम हो जाए। फॉर एग्जांपल ये लिमिट कैसे बनेगी, 0 to 1 अगर आप b प्लस 2 को रिप्लेस करोगे b प्लस 4 अपॉन e पावर p dv, 0 to 1 c 336 c प्लस 6 e पावर c dc, प्लस सिमिलरली 0 to 1 d प्लस 8 हो जाएगा क्या, अपॉन e पावर d इंटू डी डी, ठीक है। और जो फर्स्ट पार्ट है वो तो क्या था आपका, 0 to 1 x अपॉन ई पावर एक्स डी एक्स। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं a b c और d, उनको हम x से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि इंटीग्रल सेम रहेगा। वेरिएबल अगर चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वैल्यू पे। तो ये सारे के सारे एक साथ ऐड हो जाएंगे ना, 0 to 1 इन सबको आप ऐड कर दो, यानी a को आप x से रिप्लेस कर दो, b को भी, c को भी, d को भी। तो जब सारे के सारे ऐड होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 5, ऊपर क्या आ जाएगा 5x, प्लस इनको ऐड करो 2 4 6 6 12 8 20 प्लस 20 एंड डिवाइड बाई ई पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। बड़ा ही सिंपल इंटीग्रेशन बन जाएगा। 5 कॉमन हो लेंगे, 0 to 1 x प्लस 4 अपॉन ई पावर एक्स डी एक्स। जैसे बच्चों इसको आप इंटीग्रेट करते हो ना, ये आंसर आएगा यहाँ से -30 ई इनवर्स प्लस 25। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, -30 ई इनवर्स प्लस 25। और आप देखोगे कि यहाँ से आपको अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करना है, तो यू कैन से अल्फा इज इक्वल टू -30 एंड योर बीटा इज इक्वल टू व्हाट 25, है ना। आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हो 5 अल्फा किसके इक्वल है, -150 के, 6 बीटा किसके इक्वल है, +150 के। तो ऑब्वियसली आपको ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती हुई वैल्यूज मिल रही हैं। आपको पूछा क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सो वी कैन इजीली से अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू -5 स्क्वायर दैट इज 25। ठीक हो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट P be the plane passing through the point 1, 2, 3 and line of intersection of the planes। दो प्लेन दे रखे हैं ना आपको, इन दोनों प्लेन की इक्वेशन क्या है, यू कैन सी फर्स्ट प्लेन आपका x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 16, यानी 4z माइनस 16 इक्वल टू 0। नेक्स्ट प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, -x प्लस वाई प्लस जेड, -x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0।
अब इनके इंटरसेक्शन से वो लाइन पास करती है, तो हम उस प्लेन की इक्वेशन पता कर सकते हैं, है ना, जो उसके इंटरसेक्शन से पास करता है। कैसे? ये अपना प्लेन नंबर 1 है, ये अपना प्लेन नंबर 2 है, तो इनसे जाने वाले फैमिली की हम इक्वेशन लिख सकते हैं जो आपको प्लेन के टाइप से मिलेगी, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, है ना। तो क्या फैमिली हो जाएगी? x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 16 एंड प्लस लैम्डा टाइम्स व्हाट, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमें क्या गिवन है? ये जो प्लेन है ना, एक पॉइंट है 1,2,3, वो पॉइंट इससे पास करता है। तो यार अगर वो पॉइंट इससे पास करेगा तो क्या वो उसको सेटिस्फाई भी करेगा? तो इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं किस पॉइंट से? 1,2,3 से। देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, इसमें पुट करिए 1,2,3 कितना बन जाएगा? 3 प्लस 12 15 माइनस 6 यानी माइनस का 1 प्लस लेमडा टाइम्स वाई प्लस जेड कितना होगा? 6 कैंसिल, इधर कितना बन जाएगा आपका? लेमडा टाइम्स 5 माइनस 6 माइनस 1 वहाँ से और माइनस 1 यहाँ से, तो ओवरऑल माइनस का 2 बच गया आपका, 6 कैंसिल नहीं होगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 दे रहा है और माइनस 1 यहाँ से, लेमडा टाइम्स माइनस 2 ऐसा लिख दिया अपन, इक्वल टू 0। चलो देखो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, है ना। तो अगर ये लेमडा की वैल्यू हम ऊपर फैमिली के अंदर पुट कर देते हैं तो आपको वो प्लेन मिल जाएगा। तो प्लेन आपको कैसा दिखेगा? दैट प्लेन विल बी, इसमें आप लेमडा को माइनस ऑफ पुट कर दो तो हम ऐसा इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 4z माइनस 16 एंड माइनस ऑफ, तो इसको थोड़ा अच्छा करके लिख देंगे, लेमडा को अगर माइनस 1 पुट करेंगे तो ओवरऑल में क्या मिल जाएगा? प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0। सो यू कैन फाइनली सी आपको प्लेन की इक्वेशन क्या मिल जाएगी? टोटल एक्स के कोफिशिएंट कितने हो गए? 3x, इधर से प्लस का 2y, इधर से माइनस का y यानी प्लस का y, z कितना बोल, प्लस का 8z माइनस का z यानी प्लस कितना? 7z और माइनस 32 प्लस 6 माइनस 26, तो कह सकते हैं इक्वल टू 26। ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन मिल गया आपको। अब आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं ऑप्शन में और ऐसा बोला गया कि इनमें से कौन सा पॉइंट इस प्लेन पे नहीं होगा, तो आप जैसे पॉइंट्स को पुट करके देखेंगे ऑप्शन 4 विल बी योर ऑप्शन। अगर 4,2,2 अगर आप इसको प्लेन के अंदर पुट करवाते हैं तो देखो इधर कितना बनेगा आपका? 12, 14 और 2, 28 इक्वल टू 26 ऐसा नहीं हो पाएगा, तो 4,2,2 यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है और इसका आंसर रिक्वायर्ड है। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि जब भी इस तरह की सीरीज होती है साइन के अंदर, तो आप एंगल्स को देखना चाहते हो कि कहीं कोई दो एंगल ऐसे तो नहीं है जिनका सम 90 बन रहा हो या 180 डिग्री बन रहा हो, तो वहाँ पे हमारी हेल्प हो सकती है। जरा इस एंगल को ध्यान से देखो, π/8 7π/8, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल पाई माइनस थीटा है ना, और आप जानते हो कि साइन पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। दैट्स वाई हम लिख सकते हैं ये क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर ऑफ π/8, वो भी π/8 तो साइन स्क्वायर ऑफ π/8 ऐसा लिख सकते हैं। अगेन ये 2π/8 तो ये भी क्या बन जाएगा? 2π/8, तो ये साइन स्क्वायर ऑफ 2π/8, क्या समझ गए? 2π/8 यानी π/4 एक ही बात है। और ये क्या बन जाएगा? 3π, ये भी 3π, साइन 3π/8 साइन 3π/8, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ 3π/8। अब इसमें से एक एंगल ऐसा है जो तो हम पहले से ही जानते हैं, साइन π/4 कितना देता है? 1/√2, तो उसका स्क्वायर है यानी हाफ इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल आपके पास क्या यही बचने वाला है क्या? साइन स्क्वायर π/8 इंटू साइन स्क्वायर 3π/8। अगेन आपके पास दो एंगल ऐसे क्रिएट हो गए, अगर आप इनको ऐड कर देते हो तो 90 डिग्री बनता है, π/2 बनता है, यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 3π/8 है, इसको आप कॉस में कन्वर्ट करोगे, π/2 से माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। यानी ये जो एक्सप्रेशन आपका लिखा हुआ है, देखो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर π/8 इंटू कॉस स्क्वायर π/8। अब जैसे ही आप साइन और कॉस इनके सेम एंगल देखते हो तो हमारा मन क्या करता है कि हम इन एंगल्स को डबल कर पाए। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे स्क्वायर है तो आप 1/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो अंदर क्या बन जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा, इसका डबल कितना हो जाएगा? π/4, हाफ यहाँ से 1/4 यहाँ से, टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1/8। ठीक है, तो 1/8 यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
आपको बॉक्स का तो पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। दो फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं, एफ और जी। एक और फंक्शन है एच ऑफ एक्स, दैट इज मिन ऑफ दीज टू फंक्शन। और -2 से 2 में हमें सर्टेन ऑप्शंस पे बात करनी है। जरा ध्यान से देखिए, ये एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स है, क्या हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऐसा बोल सकते हैं? सिमिलरली आप इजीली देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, 1 अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो अगेन एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स बनेगा, दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। दोनों के मिनिमम की बात करेंगे तो अपन को एच मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं ना, पहले इनका ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम दोनों को कंपेयर करके मिनिमम फंक्शन का ग्राफ भी बना सकते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आई थिंक बड़ा ही आसान है। किस तरीके के ग्राफ बनते जाते हैं? क्या ऐसे ही ग्राफ होते हैं क्या? इजी है ना? आपको -2 से 2 में ग्राफ बनाना है, तो आपको इनपुट वैल्यूज पता है 0 1 2, आगे का ग्राफ हम काम में नहीं लेंगे ना, ये -1 ये -2, इस तरीके का ग्राफ आप f का बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप g की वैल्यू की बात करेंगे और आपको मिनिमम और मैक्सिमम भी पता है ना, ये 1 कभी हो नहीं पाता, फ्रैक्शनल पार्ट 1 पे ओपन रहता है, 0 से 1 के बीच में ये रहेगा ना, आगे इस तरीके से चलता रहता है। हालांकि हम यहाँ पे -2 से 2 में ही बात करेंगे। ये देखो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब इसका ग्राफ कैसा रहेगा? देखो इन वैल्यूज को अगर हम 1 में से माइनस करते हैं तो ये फंक्शन y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा? 1 माइनस एक्स का ग्राफ। तो आप देख सकते हो, अगर आप 0 वैल्यू देखो तो 1 वैल्यू दे देगा ये, और ये 1 माइनस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। बात समझ में आती है आपको? अब अगर आप सर्टेनली अगर आप 1 की बात करते हैं तो 1 पे ये 0 तो नहीं आएगा, क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा। तो ये इस तरीके का ग्राफ आपका बनता जाएगा। क्या ये बात अपन को समझ में आती है? ठीक है, हमें किन वैल्यूज की बात करनी है? अगेन 0 1 2, इधर -1 -2, यानी आपको इधर की बात करनी है। यहाँ तक का आपको ग्राफ चाहिए। अगेन आपको आगे और पीछे के ग्राफ से अभी कोई मतलब नहीं है। क्या ये बात अपन को समझ में आती है? अब इन दोनों ग्राफ को आप थोड़ा कंपेयर कीजिए। हम इनके मिन की बात करना चाहते हैं, यानी एक और फंक्शन डिफाइन है, दैट इज एच ऑफ एक्स, और वो इक्वल है मिनिमम ऑफ दीज टू ग्राफ्स एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। तो देखिए, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का बिहेवियर जो 0 से 1 के बीच में होगा ना, वही बिहेवियर आगे और पीछे रहेगा। दोनों ही 1 पीरियोडिसिटी के ग्राफ्स है। बात समझ में आती है? तो अपन 0 से 1 में ग्राफ बना देते हैं, उसी ग्राफ को पीछे रिपीट कर देंगे आगे और पीछे, तो आपको टोटल ग्राफ मिल जाएगा। देखो जरा, 0 से हम स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट आता है जब ये दोनों ग्राफ मिलेंगे, दैट पॉइंट इज हाफ। तो हाफ से पहले हम इस ग्राफ को लेंगे और हाफ के बाद हम इस ग्राफ को लेंगे। तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि देखो हाफ तक गए, फिर अपन नीचे आ गए। अगर आप इस पॉइंट पे मिन की बात करोगे तो ये आ जाएगा, इस पॉइंट पे मिन की बात करोगे तो अगेन आपको ये वाली वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये 0 है ना, ये वैल्यू हाफ है, क्या ये वैल्यू 1 है। तो ऐसे ही आपको दिखेगा कि कुछ इस तरीके की शेप आगे और पीछे आपको मिलती जाएंगी, है ना। क्या बात आपको समझ में आती है? और अगेन अगर हम इसके मैक्सिमम की बात करें, दैट वैल्यू इज इक्वल टू हाफ। ये आपका -1 के लिए होगा क्या? ये आपका -2 के लिए होगा क्या? बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूस तो है, बट कुछ एक्स की ऐसी वैल्यूज हैं जिसके ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। शार्प पॉइंट आपको मिल रहा है। ये जितने भी आपके कॉर्नर्स है ना, जैसे अगर आप -2 से 2 ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे ये पॉइंट्स हो गए सारे के सारे। इन पॉइंट्स के ऊपर आपका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ नॉन डेरिवेबल होगा। तो कैसे इतने पॉइंट है? टोटल 7 पॉइंट्स है। तो अगर आप इन ऑप्शंस के अंदर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है आपका, कि 4 से ज़्यादा पॉइंट तो है, क्योंकि ये नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने? 7। तो आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है, और यहाँ पे जो लैम्डा और म्यू वेरिएबल्स हैं उनकी लिमिटेशन आपको दे रखी है कि सबसे पहले आपने डाइस को रोल किया, तो डाइस के जो आउटपुट है वो लैम्डा और म्यू है, और उनको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक बात तो हमें क्लियर है कि ये जो लैम्डा और म्यू है ये किसको बिलोंग करते हैं? 1 से लेके 6 तक इनकी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें कुछ कंडीशंस दे रखी है, जैसे इन्होंने कहा कि अगर सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन रखता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी p है, अगर सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? q। तो p और q के बारे में आपको कुछ बताना है। तो सिस्टम के सॉल्यूशंस को अगर हमें देखना है तो आपको यहाँ पे सर्टेन चीज़ों की ज़रूरत है क्रैमर्स रूल के हिसाब से। तो आपको d, tx, dy और dz के लिए इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। तो हम इनकी कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं। जैसे d का वैल्यू क्या होगा? कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट तो क्या होगा? ये ज़रा देखो, 1 1 1 1 2 3 एंड 1 3 लैम्डा।
इसको सॉल्व किया जाए। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 इंटू 2 लैम्डा माइनस 9 प्लस 1 इंटू 3 माइनस लैम्डा एंड प्लस 1 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 1। ओवरऑल ये क्या आंसर दे रहा है जरा देखो। लैम्डा कितना हो गया, प्लस का 2 लैम्डा माइनस का लैम्डा लैम्डा और माइनस का 9 प्लस का 4 माइनस का 5, यानी डी का जो वैल्यू वो हो गया लैम्डा माइनस 5। इसी तरीके से जैसे हमने डी के लिए बात करी है वैसे हम डी एक्स डी वाई और डी जेड के लिए भी बात करेंगे। जैसे देखो डी एक्स किसके इक्वल होगा 5 म्यू 1, सेकेंड कॉलम क्या रहेगा वही रहेगा 1 2 3 एंड थर्ड कॉलम विल बी 1 3 लैम्डा। इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए, देखो क्या क्या वैल्यूज आएंगी, सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 2 लैम्डा माइनस 9 प्लस 1 इंटू 3 माइनस लैम्डा म्यू और लास्ट वाला कितना होगा 1 इंटू 3 म्यू माइनस 2 प्लस 3 म्यू माइनस 2। इसको अगर हम थोड़ा अच्छे से लिखें तो कितना हो जाएगा ये 10 लैम्डा माइनस लैम्डा म्यू, म्यू का कोफिशिएंट कितना है 3 म्यू और कांस्टेंट कितने -45 प्लस 1 दैट इज -44। ये आपका डी एक्स आया। इसी तरीके से डी वाई और डी जेड, तो देखो डी वाई कैसा दिखेगा आपको। डी वाई के लिए आपको फर्स्ट कॉलम तो वही है 1 1 1, सेकेंड कॉलम में किसको पहुंचा दोगे आप 5 म्यू 1, थर्ड कॉलम विल बी 1 3 लैम्डा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या बनेगा 1 इंटू लैम्डा म्यू माइनस 3 5 इंटू 3 माइनस लैम्डा और 1 इंटू 1 माइनस म्यू। ओवरऑल जरा इसको देख लेते हैं, देखो क्या बन जाएगा लैम्डा म्यू माइनस का 5 लैम्डा माइनस का म्यू, कांस्टेंट को देख लो -3 प्लस 1 यानी -2 एंड प्लस 15 तो कितना हो गया 13 हो गया क्या प्लस का, है ना। देख लेना 15 माइनस 3 12 प्लस 1 13, ये आपका डी वाई का वैल्यू है। एंड सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर डी जेड, है ना। डी जेड को कैलकुलेट करेंगे, देखो क्या बनेगा, ये दोनों कॉलम तो सेम रहेंगे 1 1 1 एंड 1 2 3 और लास्ट वाले कॉलम में कितना आ जाएगा बच्चों 5 म्यू एंड 1। ठीक बात है, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो 1 इंटू क्या आएगा 2 माइनस 3 म्यू प्लस 1 इंटू म्यू माइनस 1 क्या, और लास्ट में कितना आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज प्लस 1 होगा क्या। ओवरऑल कितना आ जाएगा, अगर आप म्यू के कोफिशिएंट देखते हो माइनस का 2 म्यू और ये कितना हो जाएगा आपका, ये प्लस 5 था ना, तो 5 प्लस 2 माइनस 1 6 हो जाएगा, 6 माइनस 2। ठीक है ना, ये आपकी डी एक्स डी वाई और डी जेड की वैल्यू है। तो इनके जो भी वैल्यूज आई हैं उनके हिसाब से हम सिस्टम को देख सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा नहीं होगा, सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, या फिर सिस्टम के कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्या। नेक्स्ट स्लाइड में इसको अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने डी एक्स डी वाई डी जेड इनके लिए इन चीज़ों को सॉल्व किया, आपके पास वो कैलकुलेशन होंगी। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि आपका डी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स आपको पता लगेगा कि लैम्डा 5 के इक्वल नहीं हो। अब लैम्डा 5 के इक्वल नहीं है यानी डी नॉन जीरो है, हमेशा यूनिक बनेगा। यानी म्यू पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है कि म्यू उस सेट को बिलोंग कर सकता है। और एक्चुअल में वो सेट भी आप जानते हो क्या, उसमें कितने एलिमेंट हैं 6 एलिमेंट्स। आती बात समझ में। अब देखो म्यू 5 नहीं होगा तो फिर होगा क्या, 5 को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन। यानी अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो लैम्डा के लिए कितना ऑप्शन आपके पास 5, टोटल केस कितने 6। और म्यू के लिए क्या कंडीशन आपके पास, म्यू तो कुछ भी हो तो उसमें से कुछ भी उठा के पुट कर दो, उसकी प्रोबेबिलिटी तो आपकी 1 ही है, या 6/6 ऐसे भी बोल सकते हो। तो पी की वैल्यू तो कितनी आ गई 5/6। ये आंसर किसके लिए आपका, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा आपको किसके लिए सॉल्व करना है, फॉर नो सॉल्यूशन। तो आपने देखा अगर आपको नो सॉल्यूशन चाहिए इसका मतलब डी तो 0 होना चाहिए और डी एक्स डी वाई डी जेड इनमें से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो कंडीशन क्या निकल के आती है, ऐसा पॉसिबल होने के लिए आपको लैम्डा को तो 5 होना ही पड़ेगा, और वहाँ से देखोगे ना तो कंडीशन निकल के आएगी कि म्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 3। ठीक, तो यहाँ से अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें यानी क्यू की बात करेंगे, लैम्डा को 5 होना पड़ेगा, एक ही चांस है, टोटल केस कितने 6। अगर म्यू नॉट इक्वल टू 3 तो उसके पास कितने केसेस हैं, देयर आर 5 केसेस, 5/6 दैट मीन्स क्यू विल बी इक्वल टू 5/36। ये आपके ऑप्शन। ठीक है, ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको लिमिट के अंदर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछिए कि अगर x2 को अप्रोच करता है तो इस लिमिट का आंसर क्या होगा। तो ये जो अंदर का समेशन लिखा हुआ है इसको हम कुछ अच्छे टर्म्स में लिख सकते हैं। अच्छे टर्म्स में लिखने का मतलब है
कि अगर आप इस समेशन के अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसकी बात करेंगे ना, तो बच्चों को ध्यान से देखो, ऐसा लिखा हुआ है एक्स अपॉन, इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, दो फैक्टर्स में। पहला फैक्टर बन जाएगा एन एक्स प्लस टू, तो ऑब्वियसली दूसरे वाले को क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीपल ऐसा होना चाहिए एन प्लस वन इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस फोर तो प्लस का टू, और एक्स का कोफिशिएंट देखोगे तो इनको ऐड करोगे टू एन प्लस वन इंटू टू, दैट इज ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है कि चलो इस पर अपन समेशन लगा रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन समेशन इजी कैसे सोल्व हो सकता है, जब ये चीज़ें डिफरेंस में टूट जाए, है ना, ऐसा आपको लिखा हुआ होगा चीज़ें, बाकी सब सेम है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो इनका डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूं कितने का है तो क्या कहोगे, जैसे इनका डिफरेंस देखोगे दैट इज एक्स, तो ये लिखा हुआ है एक्चुअल में a इंटू बी, और ऊपर हम क्रिएट कर सकते हैं b माइनस से। बात आपको समझ में आती है? तो अगर आप इसका डिवाइड कर दोगे, ध्यान से देखना, a b और ऊपर क्रिएट कर दोगे b माइनस से, कुछ इस टाइप की एक्सप्रेशन बन जाएगी क्या, b माइनस ए अपॉन ए इंटू बी, और ये क्या बन जाएगा आपका, अगर इसको आप डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। ये बात आपको समझ में आती है? तो यहाँ पे ए और बी से मतलब क्या है, इन फैक्टर से ही है। तो एक्चुअल में आपका जो अंदर का समेशन होगा ना बच्चों, देखो वो आपको कैसा दिखेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू समेशन एन इक्वल टू 1 to 9, अंदर क्या दिखेगा 1 अपॉन, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, पहला एक्सप्रेशन एन एक्स प्लस टू, दूसरा एक्सप्रेशन 1 अपॉन एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अब तो आपको बिल्कुल आइडिया लग गया होगा कि ये डिफरेंस में कटने वाले टर्म्स हैं, इसमें केवल पहला टर्म रहेगा, इसमें केवल आखिरी टर्म रहेगा। तो जब आप n को 1 पुट करते हैं तो ये वैल्यू कितने देगा आपका x प्लस टू, जब n को 9 पुट करते हैं तो ये वैल्यू कितने देगा 10x प्लस टू। तो ओवरऑल आपका एक्चुअल में एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 2, और अंदर सिर्फ दो एक्सप्रेशन बचेंगे। सबसे फर्स्ट वाला तो क्या था 1 अपॉन एक्स प्लस टू, एंड माइनस इधर कितना बन जाएगा 1 अपॉन 10x प्लस टू। आती बात समझ में? अब आप समझते हैं कि ये तो लिमिट बड़ी आसान है, आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/4 माइनस 1 अपॉन 22। इसका आप एलसीएम लोगे कितना है 44, ऊपर कितना बच जाएगा 11 माइनस 2 दैट इज 9, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 9/44। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये तो हाइपरबोला है। एक कंडीशन दे रखी है कि ये कॉर्ड क्या करती है, विच टच द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसको टच करता है, मिड पॉइंट का अपन को लोकस चाहिए। तो बड़ा आसान है, हम मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट को h कोमा के मान लेते हैं। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट से बनने वाली कॉर्ड का जो लोकस होगा क्या वो t इक्वल टू s1 होता है। अब हमने मिड पॉइंट को लेट मिड पॉइंट h कोमा की, लेट जो मिड पॉइंट है तुम्हारा दैट इज h कोमा की, तो ये कोड कैसे बन जाएगी, t इक्वल टू s1 का मतलब hx माइनस के वाई माइनस फोर दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये केवल बचेगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। बात समझ में आती है? इसको थोड़ा स्टैंडर्ड बना देते हैं, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उस टाइप में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो ओवरऑल क्या बचेगा, y विल बी इक्वल टू, उसको उधर भेज दो आप, तो h अपॉन के इंटू एक्स, और इसको जब आप इस साइड भेज दोगे तो ये फाइनली ऐसा बन जाएगा क्या के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और डिवाइड किससे कर दोगे के से। ये इक्वेशन हम कंपेयर कर लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको m और c की वैल्यू मिल जाएंगी। और ये क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें ये पैराबोला गिवन है, ये कॉर्ड इसको टच करती है, इसके लिए टेंजेंट। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि अगर एक लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को टच करती है तो कंडीशन क्या होती है भाई, c इज इक्वल टू ए अपॉन एन, राइट। तो देखो यहाँ पे c का मतलब क्या, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन के, ए की वैल्यू कितनी 4 है 8 है, तो ए की वैल्यू 2 हो गई, और डिवाइड बाई m कितना h अपॉन के, ये h अपॉन के, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, क्या बन जाएगा आपका ये h के स्क्वायर माइनस एच क्यूब इट इज इक्वल टू 2k। ओवरऑल वैल्यू आपको कैसे मिल जाएगी, इन सबको आप कैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चाहिए, आपके ऑप्शन के अंदर कुछ फैक्टर्स है x माइनस 2 का y माइनस 2 का, आप इसको भी ऐसे अरेंज कर लो। क्या करो, एच क्यूब को उधर भेज देते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा एच के स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू एच क्यूब। बात समझ में आती है? यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, आप देखोगे कि यहाँ से आपका
के कॉमन आ सकता है। तो अगर आप के को कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बन जाएगा आपका, एच के माइनस टू इक्वल टू एच क्यूब। अब जब आप लोकस की बात करते हैं तो आप एक्स और वाई को आपस में क्या करते हो, इंटरचेंज कर देते हो। तो यहाँ भी इंटरचेंज करके देख लीजिए, अभी भी जो आपका एक्सप्रेशन है वो करंट आपको जो चाहिए उस टाइप में नहीं बन पाया है ना। तो एक काम करते हैं, अच्छा ये 2k² होगा ना, 2k इंटू के, हमने उसको 2k पुट कर दिया एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ से k² कॉमन निकाल सकते हो, तो एक्चुअल में इसको 2k लिख देते हो, ये आपका k² कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बन जाएगा, h माइनस टू एंड दैट इज इक्वल टू एच क्यूब। अब आप k को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, y से, और h को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, x से। तो ये ओवरऑल आंसर आपका कैसा आ जाएगा, k की y से रिप्लेसमेंट y² देगा, इधर क्या बन जाएगा x माइनस टू, ये आपका x क्यूब। तो ऐसा तो एक ऑप्शन है। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यू कैन सी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक बात है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि ये फर्स्ट वाला जो S1 है ये टोटोलॉजी होगा, यानी सारे ट्रू रिजल्ट होंगे। सेकंड वाला स्टेटमेंट कहता है कि ये जो सेकंड S2 है ये एक फैलेसी होना चाहिए, यानी सारे के सारे इसके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो फॉल्स होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं, इसके ट्रूथ टेबल बनाने से हमें ये चीज़ें पता लग जाएंगी, ठीक है ना। और एक बात हम समझेंगे, जब भी आप जानते हो कि P इम्प्लीकेशन Q, ये जो रिजल्ट लिखा है ये लॉजिकली किसके इक्विवेलेंट होता है, इस चीज़ को हम यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। तो एक बात हम समझ लेंगे कि अगर P इम्प्लीकेशन Q लिखा हुआ है तो इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू व्हाट, नेगेशन ऑफ P एंड डिसजंक्शन Q, ये इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट है ना। इसके हेल्प से अपन S1 और S2 ये जो आपको गिवन है उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ज़रा देखिए, हम पूरा ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसका और इसका भी, और लास्ट में देखते हैं कि टोटोलॉजी और फैलेसी होगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो देखो P, फिर हमें नेगेशन ऑफ P देखना पड़ेगा, फिर Q, फिर नेगेशन ऑफ Q देखना पड़ेगा। भाई इन सब में ये चीज़ें काम आ रही है। अब देखो P इम्प्लीकेशन Q यहाँ पे काम आ रहा है, यानी मुझे जो यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनानी है वो बनानी पड़ेगी नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q का, ये बनाना पड़ेगा। अब आपको ये भी क्रिएट करना है नेगेशन ऑफ Q इम्प्लीकेशन P, तो इसको आप लॉजिकली अगर इसके इक्विवेलेंट करेंगे तो नेगेशन ऑफ Q का नेगेशन तो Q ही आ जाएगा, और डिसजंक्शन क्या बन जाएगा P। फिर इनका डिस्टिंक्शन निकालना है, तो अपन इतना काम करते हैं, इसका डिस्टिंक्शन तो अपन आसानी से लास्ट में निकाल ही सकते हैं। तो देखो इस टेबल को हम कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने इसको ट्रू दिया है ना, और ये भी ट्रू कर दिया, फिर TF ट्रू फॉल्स, फिर हम FT के लिए काम करेंगे एंड देन हम FF के लिए रिजल्ट्स को देखने वाले हैं, ठीक बात है। तो देखो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप नेगेशन देखेंगे डायरेक्टली तो T ऐसे ही बनने वाला है। Q, इसका नेगेशन ऑफ Q देखेंगे आप तो F एंड T, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, तो इसका और इसका, इन दोनों का आपका डिसजंक्शन लेना है। तो अगर एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू मिलेगा। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्रू, फिर यहाँ पे F फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है, फिर ट्रू और फिर ट्रू। ये बात हमें समझ में आती है। अगला वाला क्या, Q और P का डिसजंक्शन, तो T और T ट्रू हो जाएगा, TF ये भी ट्रू हो जाएगा, FT ये ट्रू हो जाएगा, लास्ट वाला क्या FF, तो ये कितना हो जाएगा, फॉल्स। और जो लास्ट के अंदर जो सबसे लास्ट लॉजिक है, इसमें इन दोनों फंक्शंस का क्या लेना है, डिसजंक्शन। तो एक भी अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू होना चाहिए। तो देखो TT तो क्या रिजल्ट देगा, T देगा, FT तो भी T ही देगा, TT T ही देगा, TF का भी T ही देगा। तो चारों ही रिजल्ट कैसे, ट्रू रिजल्ट्स हैं। यानी जो S1 स्टेटमेंट है ये आपका कैसा बन गया, टोटोलॉजी। क्या ये बात इनको समझ में आती है। सिमिलरली हम इसके साथ ही इन टेबल्स को यूज करके अपन ये काम भी कर सकते हैं। तो S2 स्टेटमेंट को भी देखो यहीं पे अपन प्रूव कर देते हैं। तो आपको सिर्फ दो लॉजिक और निकालना है। ये हम S1 के लिए देख पा रहे हैं, S1 तो टोटोलॉजी को फॉलो करता है। S2 को और देख लेते हैं कि वो फैलेसी को फॉलो करता है कि नहीं करता। इसके लिए आपको एक तो ये वाला कंजक्शन निकालना पड़ेगा, फिर इसको निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का वापस से कंजक्शन लिया हुआ है ना, ये कंजक्शन है भाई। तो देखो P और नेगेशन ऑफ Q, कौन कौन सा रिजल्ट है, P और नेगेशन ऑफ Q, इनका आपको कंजक्शन लेना है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर एक भी फॉल्स है तो आपको फॉल्स रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं हम क्या करना चाहते हैं, P कंजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ Q। देखो इसका क्या टेबल बनेगा, TF फर्स्ट आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, एक फॉल्स था। P और नेगेशन ऑफ Q का, ये P और ये नेगेशन ऑफ Q। अगला क्या होगा, ट्रू, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स। तो ट्रू फिर फॉल्स
फिर फॉल्स। क्या बात है उनको समझ में आती है? नेक्स्ट हमें क्या लेना है, नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू। नेगेशन ऑफ पी दिख पा रहा है आपको, ये रहा ना, और इसका किसके साथ डिसजंक्शन है, सॉरी डिसजंक्शन है बीच में ना, और क्यू इसके साथ, यानी एक भी ट्रू हुआ तो आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा। तो देखो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू एंड ट्रू, ठीक है। अब इन दोनों का आपको क्या लेना है भाई, कंजंक्शन लेना है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनमें से एक भी फॉल्स हुआ तो आपको एफ रिजल्ट मिलेगा। तो इनका रिजल्ट क्या होगा, एफ होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, एफ होगा। इसका भी क्या होगा, एफ होगा। इसका भी क्या हो जाएगा, एफ होगा। तो जो सारे के सारे आउटपुट है वो सारे के सारे कैसे फॉल्स हैं। तो इस वजह से आप ये कह पाएंगे कि जो S2 स्टेटमेंट आपका वो किसको फॉलो करता है, फैलेसी को। तो दोनों ही रिजल्ट आपके ट्रू है, S1 भी ट्रू है, S2 बोथ आर ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, 10 इंचेस लॉन्ग पेंसिल AB विद मिड पॉइंट C एंड ए स्मॉल इरेजर P आर प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टॉप ऑफ अ टेबल। फिगर भी दे रखा है, आप इस फिगर को देख लीजिए। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है और साथ में क्या है द एक्यूट एंगल। अच्छा, उसके बाद कुछ कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है और कुछ कुछ पूछा गया है, तो अपन इसके साथ चलते हैं डायग्राम के थ्रू। आपको पेंसिल AB का फिगर कुछ इस तरीके से है, ये यहाँ पे हम A मान लेते हैं, लेट दिस एंड इज B। टोटल 10 सेंटीमीटर है, जो बीच का पॉइंट है वो C है ना, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो लेंथ है √5 वो इरेजर की उससे, और यहाँ पे कहीं पे आपका इरेजर है, लेट्स से यहाँ पे है। तो यहाँ से लेकर जो आपकी ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है √5 की। बात समझ में आती है? अब इन्होंने क्या कहा कि the acute angle through which the pencil must be rotated about C so that the perpendicular distance between eraser and pencil becomes exactly 1। आप इस पेंसिल AB को किसके अराउंड घुमाना चाहते हैं, C के अराउंड, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप इसको इतना घुमा दो कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो 1 के इक्वल आ जाए। तो अपन देखते हैं, लेट्स से हमने थीटा एंगल पे इसको ऐसे घुमा दिया, मान लो कि ये जो एंगल है ना इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो हमें थीटा के बारे में पता लगाना है, और इससे होगा क्या, उससे ये होगा कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी, इसको मैंने आगे ऐसा बढ़ा दिया मान लो, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 1 रहनी चाहिए। क्या बात अपन को समझ में आती है? तो चलिए अपन बात करते हैं इस पर किस तरीके का काम हम लोग कर सकते हैं थीटा आपको निकालना है। देखो एक काम करते हैं, एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितनी है, √5 है, ये डिस्टेंस कितनी है 1। तो यहाँ से लेकर यहाँ की जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये B डैश है ना, तो क्या तुमको दिखता है कि ये डिस्टेंस 2 के इक्वल आने वाली है ना, इजी है। आप क्या करो, इन एंगल्स को कुछ मान लो। जैसे अपन काम करते हैं, आप इस वाले एंगल को है ना, ये जो एंगल है इतना सा, इस एंगल को हम थोड़ी देर के लिए अल्फा बोल देते हैं कि लेट्स से ये एंगल अल्फा है। तो क्या एक बात समझ सकते हो कि जो एंगल आपको दिख रहा है थीटा, वो इस बड़े वाले एंगल है ना, इसको आप कुछ नाम दे दो अलग। ये जो एंगल है इसको अपन बोल देते हैं कि लेट्स से दिस एंगल इज बीटा। तो क्या यहाँ पे आप एक रिलेशन देख पाओगे कि थीटा एंगल विल बी इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। ये बात आपको समझ में आती है? अब tan अल्फा ये अपन को पता है 1/2, और एक जो दूसरा एंगल है एंगल PCB है, ये आपका एंड P था, तो PCB यानी किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, बीटा की, किसके इक्वल है, tan इनवर्स ऑफ 2 के इक्वल। तो क्या आप यहाँ से देख सकते हैं थीटा किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस अल्फा। क्या इस डायग्राम से आप tan अल्फा देख पाओगे, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स ऑफ हाफ के इक्वल। ये बात अपन को समझ में आती है? अब ये सिंपल फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ A माइनस tan इनवर्स ऑफ B का, A और B दोनों पॉजिटिव है, तो देखो चीजें किस में कन्वर्ट हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ A माइनस B मीन्स 2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस AB। 1 प्लस AB का मतलब 1 हो गया कि, तो टोटल एंगल जो अंदर की कैलकुलेशन है, जरा देखो वो कितनी आ गई, tan इनवर्स ऑफ, ये कितना हो गया आपका 3/2, एंड वापस से 2 से डिवाइड हो रहा है, तो एंगल बन गया 3/4। इतने एंगल से इसको घुमाना पड़ेगा ताकि आपकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो P से 1 हो जाएगी। तो tan इनवर्स 3/4 इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको एक फंक्शन दे रखा है कोसेक इनवर्स ऑफ 1 + x/x, और इसका डोमेन पूछा है। देखो काम करते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 + x/x, इसका आपको डोमेन पूछा गया। आप जानते हैं कि कोसेक इनवर्स के अंदर कोई भी इनपुट जाता है वो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ तक जा पाता है। तो यहाँ पे भी इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए वी कैन से
कि 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इधर इट कैन बी लेस और इक्वल -1 और एल्स 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स कैन बी ग्रेटर और इक्वल 1, है ना। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन के लिए हम इसको चेक कर देते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से क्या होगा, आप इस -1 को इधर लेके आओ, क्या बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 लेस और इक्वल 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं, ऊपर क्या बन जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स लेस और इक्वल 0। यहाँ से आपको कितने क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं, तो कौन कौन से, एक -12, दूसरा कितना 0, प्लस माइनस प्लस। आपको किससे मतलब है, लेस और इक्वल 0 से। तो सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्या ये बात समझ में आती है। और -12 आप रख सकते हो, पर 0 आप नहीं रखोगे। यहाँ पे मैंने क्लोज लगा दिया और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दिया। इसके बाद देखना सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर और इक्वल 1। देखो ये क्या हो जाएगा, इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करो, इसको ऐसा लिख दो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल 1। 1 से 1 एलिमिनेट हो गया, 1 अपॉन एक्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल 0। तो हम जानते हैं कि ऐसा कब हो सकता है, जब एक्स पॉजिटिव हो जाए, राइट। क्या अपन को ये बात समझ में आती है। तो हम ओवरऑल आंसर देना चाहते हैं कि एक्स हमारा ये भी हो सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स हमारा ये भी हो सकता है, चलेगा। देखो -12 से 0 तक हम आ गए, है ना, 0 के आगे हम बढ़ गए, यानी -12 से बड़ी वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं अदर देन 0। तो ओवरऑल आंसर आप कैसे लिख दोगे इसको, कि x कैन बिलोंग टू -12 टू इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं, बट उसमें से हमें माइनस क्या करना पड़ेगा 0, वो हमारे डोमेन में नहीं है। तो ऐसा कोई आंसर है कि आपके पास -12 टू इन्फिनिटी और माइनस कितना 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है आपका, क्या फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है, तो 1 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इजी सा क्वेश्चन है, √3 प्लस आयोटा पावर 100 इज इक्वल टू 2 पावर 99 इंटू पी प्लस आयोटा क्यू, देन पी एंड क्यू आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ऐसी क्वाड्रेटिक बतानी है जिसके रूट पी और क्यू हो, तो हमें इसके वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देखो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या है, √3 प्लस आयोटा टू द पावर 100 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 99 इंटू पी प्लस आयोटा क्यू। आई थिंक बड़ा ही ऑब्वियस है, आपको यहाँ पे √3/2 और 1/2 क्रिएट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको 2 पावर 100 से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवाइड करोगे क्या आपको लगेगा, ये क्या बन चुका है √3/2 प्लस आयोटा इंटू 1/2, राइट, पावर 100 इट विल बी इक्वल टू 2 पावर 99 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 100, कितना बचेगा, हाफ बचेगा। यानी इधर क्या बन जाएगा p/2 प्लस आयोटा इंटू q/2, राइट। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अंदर देखो, क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, √3/2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यानी आप समझ सकते हो कि ये लिखा है e पावर आयोटा इंटू π/6, है ना, cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। तो क्या आप देख सकते हैं ओवरऑल पावर कितनी बन जाएगी, e रेज टू पावर आयोटा 100/6 मीन्स वी कैन से 50/3 π/3, ठीक है। एंड इट विल बी इक्वल टू p/2 प्लस आयोटा इंटू q/2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखिए, e रेज टू पावर आयोटा 50π/3। आप जानते हो 50π/3 को हम कितना लिख सकते हैं, एक्चुअल में 50 को हम तोड़ सकते हैं 48π प्लस का 2π। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं e रेज टू पावर आयोटा इंटू 16π प्लस 2π/3, राइट, इज इक्वल टू p/2 प्लस आयोटा इंटू q/2। तो क्या आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में ये cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 लिखा हुआ है। तो cos ऑफ 2π/3 क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, क्या -12 होगा क्या, प्लस आयोटा टाइम्स साइन 2π/3 कितना हो जाएगा √3/2, एंड दैट विल बी इक्वल टू p/2 प्लस आयोटा इंटू q/2। नाउ इफ यू कंपेयर बोथ साइड्स, आपको p और q की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से कंपेयर करने पे क्या पता लगता है कि p मस्ट बी इक्वल टू -1 एंड q मस्ट बी इक्वल टू √3। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होने चाहिए अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट कर रहे हैं। तो p आ गया, q आ गया। अब आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट p और q हो, तो कैसे बना दोगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होगा √3 - 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट विल बी इक्वल टू -√3 इक्वल टू 0। ऐसा जो भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि लेट y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको लिखते हैं, कैसी है, 2x² इंटू dy प्लस e रेज टू पावर y माइनस 2x
इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। कुछ कंडीशंस है कि हम x ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको y ऑफ e की वैल्यू 1 दे रखी है ना, जो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है उसकी हम वैल्यू इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। और पूछा है कि आपको y ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, यानी आप समझ गए होंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, y की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से आप सबसे पहले dy बाई डी एक्स ढूंढने की कोशिश करो कि dy बाई डी एक्स आपको कैसा मिलेगा। जरा देखो, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू कितना होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस ई पावर वाई एंड डिवाइड बाई 2x स्क्वायर। इसको आप अलग अलग डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ई रेज टू पावर वाई अपॉन 2x। ये बात समझ में आती है। इसको थोड़ा अच्छा बना के लिखते हैं। अच्छा बनाने का मतलब है, इसको आप ऐसे लिखिए dy बाई डी एक्स, देखो माइनस ई पावर वाई अपॉन 2x, इसको हम इस साइड लेके आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये ऐसा बन जाएगा प्लस ई पावर वाई अपॉन 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब ये ई पावर वाई ये हमारी हेल्प करेगा इसको सॉल्व करने में। अब क्या करो, सबको ई पावर वाई से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन आपको किस तरीके की मिलेगी, ई रेज टू पावर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2x एंड इट विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स। ठीक, अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप देखते हो कि यहाँ ये मल्टीप्लाई के अंदर भी है और यहाँ भी ई पावर माइनस वाई है, तो इसको आप एक अलग कोई कॉन्स्टेंट मान लीजिए, कोई वेरिएबल मान लीजिए। ई पावर माइनस वाई को हम थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, हम बोथ साइड इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या मिलेगा ई पावर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू -1, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, इट विल बी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्या अपन को ये बात समझ में आती है। और ये जो पूरी इक्वेशन है ये एक फॉर्म के अंदर, अच्छी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। कैसी ये फॉर्म है, आप इसको टी की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो एक काम करते हैं ना भाई, इसको हम रिप्लेस करेंगे माइनस डी टी बाई डी एक्स से, उसको हम राइट साइड में लेके आ जाते हैं। तो इक्वेशन देखो कैसे बन जाएगी, क्या ऐसा ही दिख रहा है आपको, डी टी बाई डी एक्स, माइनस था प्लस हो गया और प्लस इसके जगह हमने टी पुट कर रखा है टी अपॉन एक्स एंड इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2x। इसको सोल्व करना तो आसान है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प लेंगे। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ क्या होगा, ई रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स डी एक्स कितना होता है ई पावर एल एन एक्स, यानी ये ओवरऑल एक्स के इक्वल होगा। बात समझ में आती है। अब देखिए आप इधर कितना था 1 अपॉन 2x स्क्वायर है, उसका ध्यान रखना भाई, 2x स्क्वायर चल रहा है, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिख दोगे कि आपका वेरिएबल कौन है, t, उसके रेस्पेक्ट में आप काम कर रहे हैं, तो t इंटू आई एफ का मतलब कितना हुआ x हो गया क्या, तो t को आप ऐसे लिख दो ना y इंटू आई एफ, तो इसको आप t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x है इज इक्वल टू ये कितना है 1 अपॉन 2x स्क्वायर, इसको x से डिवाइड करोगे 1 बाई 2x और इसका भी क्या कर दोगे इंटीग्रेशन dx और प्लस कॉन्स्टेंट, इसको आप लिख दो, ये कितना आ जाएगा 1 बाई 2x, 1 बाई 2 तो बाहर निकाल देते हैं इंटू एल एन एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट सी डैश, ऐसा कुछ इसको मान लेते हैं। अब आपको सी डैश की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आपके हेल्प कौन करेगा भाई, वाई ऑफ ई की वैल्यू 1 की इक्वल है, यानी एक्स इक्वल टू ई डालने पे। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर टी को थोड़ा अच्छा लिखिए, टी को आप क्या लिख सकते हो, किसके इक्वल था ई पावर माइनस वाई इंटू एक्स, इट इज इक्वल टू हाफ एल एन एक्स प्लस सी डैश। ये इक्वेशन है, इसमें हम एक्स को ई डालते हैं, वाई की वैल्यू 1 मिल रही है, तो देखो जरा ई पावर माइनस 1 इंटू 1 1 बन जाएगा क्या, 1 इज इक्वल टू एल एन ई विल बी इक्वल टू 1 हाफ प्लस सी डैश, यानी आपको सी डैश कितना मिल गया हाफ। आती बात समझ में। आपको पूछा क्या गया कि y ऑफ 1 कितना होगा, तो y ऑफ 1 निकालने के लिए आप यहाँ पे x को कितना पुट कर दीजिए 1, है ना, y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो निकालते हैं, कितना बनेगा बच्चों, e पावर माइनस वाई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, आप इसको कितना पुट कर रहे हैं x को 1 पुट कर रहे हैं, तो हाफ एल एन 1 0 हो जाएगा प्लस सी डैश, यानी डायरेक्ट किसके इक्वल होगा, क्या ये हाफ के इक्वल होने वाला है क्या। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ई पावर वाई कितना हो जाएगा 2 के इक्वल, तो एक्चुअल में वाई की वैल्यू कितनी आ गई एल एन 2, यानी log 2 टू द बेस ई, ये आपका वाई ऑफ 1 का आंसर होगा। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक हाइपरबोला आपको गिवन है, उस पर एक पॉइंट है p -2√6, और सेंट्रिसिटी √5/2। हाइपरबोला में आपको अभी उसकी लेंथ नहीं पता ना कि ट्रांसवर्स एक्सिस की या फिर कॉन्जुगेट एक्सिस की क्या लेंथ है, तो वो हम पता लगा लेंगे विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो अब देखो कि जो हाइपरबोला की इक्वेशन है वो क्या गिवन आपको, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1।
पॉइंट गिवन है -2√6, √3। देखो पॉइंट है -2√6, √3। क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा? ऑब्वियसली हाइपरबोला के ऊपर है, सेटिस्फाई करवाते हैं। देखो क्या इक्वेशन बनेगी, -2√6 की स्क्वायरिंग करेंगे 24 आ जाएगा। 24/a² माइनस 3/b² √3² इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इसके बाद आपको सेंट्रिसिटी दे रखी है एंड दैट इज इक्वल टू √5/2। तो आप जानते हो हाइपरबोला के लिए e² किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + b²/a² के। तो यहाँ से e² करोगे कितना आएगा, 5/4 क्या। तो देखो क्या हमें रिलेशन मिल सकता है कि b²/a² विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 क्या। तो आप इसकी हेल्प यहाँ से ले सकते हैं, आपको a² का रिजल्ट मिल जाएगा। जरा देखो कैसे, 24/a² माइनस 3/b² की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, a² डिवाइड बाई 4 यानी इंटू 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या इम्प्लाई होता है, 24 माइनस 12/a² इक्वल टू 1, यानी a² की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 12। अब अगर a² 12 है तो यहाँ से b² कितना आ जाएगा, इजीली देख सकते हो 12/4 दैट इज 3। यानी जो आपकी हाइपरबोला की गिवन इक्वेशन है वो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी आपकी x²/24 माइनस, यहाँ से देख सकते हो b² कितना आ जाएगा 3। तो x² 12 x² माइनस y² एंड इट इज इक्वल टू 1। ये तो हमें इक्वेशन मिल गई। आगे हमें क्यू आर के लेंथ पूछिए। तो क्यू और आर है कौन, इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पी टू द हाइपरबोला इंटरसेक्ट इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस एट पॉइंट क्यू एंड आर। टेंजेंट और नॉर्मल इस पॉइंट पे। तो देखो हम जानते हैं कि हम टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। देखो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, -2√6 इंटू एक्स डिवाइड बाई 12 माइनस √3 इंटू वाई डिवाइड बाय 3 इट विल बी इक्वल टू 1। अब आपको इसको कॉन्जुगेट एक्सिस पे कट कराना है। तो कॉन्जुगेट एक्सिस कब मिलेगी आपको, जब आप x को कितना पुट कर दोगे 0, वही y एक्सिस पे पॉइंट चाहिए ना, इसके अंदर आप x को 0 पुट कर दो। जैसे ही x को 0 पुट करोगे देखो y कितना मिल जाएगा, -3/√3 यानी माइनस का √3। यानी आपको कौन सा पॉइंट मिल गया, आपको टेंजेंट का क्यू पॉइंट है ना, तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया दैट इज 0, -√3। बात समझ में आती है। इसी तरीके से आप नॉर्मल की इक्वेशन लिख दो। क्या इक्वेशन होगी, पॉइंट आपको पता ही है y - y1 यानी y - √3 विल बी इक्वल टू स्लोप। यहाँ से आप टेंजेंट की स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, उसके टेंजेंट की स्लोप की हेल्प से अपन नॉर्मल की स्लोप देख लेंगे। यहाँ से मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टी, इसको देखते हैं कितना आएगा। देखो कोफिशिएंट के रेशियो से आप पता लगा सकते हैं ये कितना होगा, -2√6/12 और डिवाइड हो जाएगा किससे, √3/3। तो ये √3 और ये तुम्हारा 3। देखो ओवरऑल यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 3 2 6 2 टाइम्स कैंसिल होगा और ऊपर √2 टाइम कैंसिल होगा यानी -1/√2 आ रहा है। ये स्लोप है किसकी, टेंजेंट की। तो नॉर्मल की स्लोप कितनी हो जाएगी, √2, ठीक बात है। और x माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस का 2। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाएगी। अब अगेन आपको ऐसा पॉइंट चाहिए जो आपको कॉन्जुगेट एक्सिस पे कट करे तब दिखे। तो आप यहाँ पे x को कितना पुट कर देंगे बच्चों, 0। तो देखो कितना आ जाएगा, y - √3 इट विल बी इक्वल टू √2 इंटू दिस कितना हो जाएगा, 2 इंटू √12 है ना, तो 2 को बाहर ले लो, 4√3 होगा क्या। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5√3। तो अगर आप r पॉइंट की बात करते हैं तो आपको यहाँ से r पॉइंट कितना मिल जाएगा बच्चों, 0,5√3। तो देखो क्या आप डिस्टेंस क्यू आर की बात कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 6√3, राइट। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको एक डेफिनेट इंटीग्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कैसा इंटीग्रेशन है, -π/2 to π/2 और इंटीग्रेशन कैसा है, 1 + sin² x अपॉन 1 + π⁻⁴ sin x, 1 + π⁻⁴ sin x इंटू dx। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको i बोल देते हैं कि दैट i इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब भी आपको -a टाइप की लिमिट दिखती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो आप किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने का सोचते हैं ना। तो अगर यहाँ पे किंग आप अप्लाई करते हो तो i अगेन क्या बन जाएगा, -π/2 to π/2
ये x माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा ना भाई, पाई बाई टू प्लस माइनस पाई बाई टू यानी 0 और माइनस का x, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे देखना 1 प्लस पाई पावर माइनस साइन एक्स, तो ये एक्चुअल में अगर एलसीएम लोगे तो वो तो चला जाएगा ऊपर, पाई रेज टू पावर साइन एक्स, नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस पाई रेज टू पावर साइन एक्स, ठीक बात है, और इनटू डीएक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, आपको क्या मिलेगा, i प्लस आई मीन्स 2i इज इक्वल टू, देखो क्या बन जाएगा, जैसे आप इनको ऐड करते हो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो आ जाएगा आपका कॉमन, और ऊपर क्या बचेगा, अगेन 1 प्लस पाई रेज टू पावर साइन एक्स, और नीचे भी क्या 1 प्लस पाई रेज टू पावर साइन एक्स, कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो ये इंटीग्रेशन कैसा बन जाएगा कि भाई माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू इंटू डी एक्स। क्या अपन को ये बात समझ में आती? अगेन आप ऐसे इंटीग्रेशन में पहुंचे, यहाँ पे देखिए 2i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये एक इवन फंक्शन है, तो अगर ये इवन फंक्शन है तो क्वीन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2i विल बी इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, i विल बी इक्वल टू, अंदर क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर यानी 0 टू पाई बाई टू 1 डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, बिल्कुल ठीक बात है। देखो ये तो कितना होगा पाई बाई टू, और इसका कितना आंसर आ जाएगा पाई बाई 4, ईजी। तो यहाँ से जो टोटल आंसर है आई किसके इक्वल हो जाएगा 3 पाई बाई 4, ये आपका आंसर आई इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक सर्कल दिया रखा है, सर्कल सी टचेज द लाइन एक्स इक्वल टू 2 बाई एंड द पॉइंट 2 कोमा बनाना, सर्कल दे तो नहीं रखा, हम इसको फैमिली से बना सकते हैं, एंड इंटरसेक्ट द सर्कल, एक दूसरा सर्कल गिवन है एट 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू सच दैट पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ C1, है ना, पी क्यू उसका डायमीटर है C1 का, तो हम ये इजीली बोल सकते हैं कि दोनों सर्कल है ना कुछ इस तरीके की पोजीशन पे हैं, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, इसके डायमीटर से ये दूसरा सर्कल कुछ इस तरीके का पास करता है कि एंड पॉइंट से पास करे, ऐसे कुछ करके ऐसा बोल सकते हैं। यानी हम एक चीज देख सकते हैं कि दोनों की जो रेडिकल एक्सिस है ना वो ये वाली लाइन होगी, और जो सर्कल आपका C1 है उसका सेंटर इस रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा, ये कॉन्सेप्ट है इस सवाल का। तो जो आपका C1 सर्कल है उसका सेंटर कितना है जरा देखो 0,-1, यानी ये पॉइंट है 0,-1। बट इन सब चीज़ों के लिए पहले आपको सर्कल पता हो, है ना, फिर हम रेडिकल एक्सिस वगैरह की सबकी बात करेंगे। तो एक काम कर सकते हैं, आपको ये चीज़ हेल्प करेगा सर्कल की इक्वेशन निकालने में। अभी आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि एक लाइन x इक्वल टू 2y, ये मान लो x इक्वल टू 2y लाइन है, और सर्कल टच करता है, और पॉइंट भी गिवन है, क्या किस पॉइंट पे टच करता है भाई 2,1 पे, 2,1 पे। तो यहाँ से बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं। आप इस फैमिली में से किसी भी एक फैमिली की इक्वेशन लिख दो ना, तो आप फैमिली कैसे लिख पाएंगे, पॉइंट सर्कल बना दो, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स, ये लाइन की इक्वेशन कैसे हो जाएगी आपकी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। बात समझते हैं आप, इसको थोड़ा सा ओपन करके अच्छे से लिख दो, क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 प्लस 1, यानी प्लस का 5 आ जाएगा, तो प्लस का लेमडा x माइनस का 2 लेमडा y इट इज इक्वल टू 0। आप कोफिशिएंट को अच्छे से लिखते हैं, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x के टोटल कोफिशिएंट देखिए, प्लस का x अगर कॉमन लेते हैं, अंदर लेमडा माइनस 4 मिल जाएगा आपको ना। इधर से देखो आप, माइनस का अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या ऐसा लिख सकते हैं ओवरऑल करके माइनस ऑफ 2 लेमडा प्लस 2, ठीक बात है। और कांस्टेंट टोटल कितना आ गया आपके पास 5, तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका सर्कल है। ये सर्कल आपने फैमिली से निकाला है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। एक सर्कल आपको पहले से गिवन है, वो सर्कल कैसा, आप उस सर्कल को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 एंड इट इज इक्वल टू 0, ये सेकंड है। तो ये जो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन है, आप जानते हो कि इक्वेशन कैसे निकलती है, s1 माइनस s2 इक्वल टू कितना कर देंगे 0। तो दोनों सर्कल का s1 माइनस s2 0 कर दीजिए। देखो आप इनको जैसे माइनस करेंगे आपको ओवरऑल इक्वेशन कैसी मिलेगी, लिखने की कोशिश करो, लेमडा माइनस 4 इंटू एक्स, इधर कितना हो जाएगा दिस माइनस दिस, यानी माइनस ऑफ
2 लैम्डा प्लस 4 हो जाएगा इंटू वाई प्लस 5 10 हो जाएगा, प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। और हम जानते हैं कि ये किससे पास करेगा, 0 कोमा माइनस 1 से। इसको पास करवा देते हैं 0 कोमा माइनस 1 से। देखो 0 कोमा माइनस 1 को सेटिस्फाई करवाते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, -1। तो ये टोटल किस तरह से आंसर क्रिएट होगा आपका, जरा देखिए। -1 पुट कर दो तो 2 लैम्डा प्लस 14 मीन्स इक्वल टू -14, और यू कैन से लैम्डा इज इक्वल टू कितना, -7। बिल्कुल ठीक बात है क्या। तो जो आपका सर्कल है आप उसकी इक्वेशन लिख सकते हो, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी, है ना। देखो वो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, क्या यही उस सर्कल की इक्वेशन है क्या। देखो जरा इसका कितना आंसर आ रहा है, लैम्डा -7 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 11x हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप अगर लैम्डा को -7 पुट करते हैं, -14 प्लस 2 -12, और -12 इंटू माइनस प्लस का 12 हो जाएगा वाई, ये कोफिशिएंट मत भूलो ना, वाई साथ में रखना, +5 एंड इट इज इक्वल टू कितना, 0। ये सर्कल आपने निकाल लिया है। अब आपको चाहिए क्या कि इसका डायमीटर क्या होगा, तो पहले इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। देखो आर क्या होगा, आई थिंक आप समझ गए होंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर रूट। तो जी स्क्वायर का मतलब 11/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 121/4। इधर से कितना प्लस का 36 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे, और माइनस का कितना हो गया भाई 5 हो गया, इसका ले लीजिए आप स्क्वायर रूट। ये देखो टोटल आंसर कितना आएगा आपका 121, ये कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, और माइनस का 5 कर दो उसमें से आप, तो टोटल आंसर लगभग कितना आ जाएगा, जरा इसको देख लो। आर विल बी इक्वल टू 121, और इधर कितना हो गया आपका ये 144, है ना। तो 121 144, और माइनस का कितना हो रहा है साथ में 20 हो रहा है, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको। 121 72 का डबल कर देंगे, 144 कितना हो गया ये 265, और -20 कर दोगे तो 245 ना, तो 245 स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइड बाई 2। ठीक बात है, बिल्कुल। आप इसमें से 5 को कॉमन लीजिए, जैसे 5 को कॉमन लोगे अंदर कितना बैठेगा 49 है ना, 49, तो √5 आ जाएगा, बाहर उसका स्क्वायर रूट यानी 7 एंड डिवाइड बाई कितना 2। ये इसकी रेडियस आ गई। आपको क्या चाहिए इसका डायमीटर, तो देखो डायमीटर कितना हो जाएगा, d विल बी इक्वल टू, अगर मैं उसको d से डिनोट करूँ तो d विल बी इक्वल टू 7√5। आती बात समझ में, तो ये आपका आंसर है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू बतानी, एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 2/x एंड इट्स होल पावर x स्क्वायर, और गिवन है कि x इज पॉजिटिव। तो अगर आपको इसका लोकल मैक्सिमम बताना है तो इसको आपको डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल करना पड़ेगा, वहाँ से आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। तो इसके लिए काम करते हैं, आप ये देख सकते हैं कि कुछ एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसका लॉग ले लीजिए, है ना। तो f ऑफ x को मैं f से डिनोट करता हूँ, तो क्या आपको ऐसा लग जाएगा कि ऐसा लिखा हुआ है ln ऑफ f, है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ 2/x, है ना, ln ऑफ 2/x। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं बोथ साइड। देखो इधर तो क्या बनेगा 1/f इंटू एफ डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन से है। इधर अगर आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं क्या आ जाएगा 2x इंटू ln ऑफ 2/x, और अगर आप इसको कांस्टेंट रखते हैं तो अंदर क्या बन जाएगा, इसको आप ऐसे पढ़िए ln2 माइनस ln x, ln2 का 0 और उसका कितना हो जाएगा माइनस का 1/x। आप ऑब्वियसली यहाँ पे एफ डैश देखना चाहते हैं, एफ डैश कितना आ जाएगा, f का मतलब तो यही फंक्शन है, यानी f ऑफ x इंटू अंदर क्या बन जाएगा 2x ln ऑफ 2/x और माइनस का x। ठीक, अब इसको 0 के इक्वेट कर दीजिए। जैसे ही इसको हम 0 के इक्वेट करते हैं आपको देखो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेंगे, ये दोनों टर्म्स इक्वल होनी चाहिए भाई। f ऑफ x तो आप देख पा रहे हो x पॉजिटिव के लिए ये 0 नहीं हो सकता है। अगर आप इन वैल्यूज को देखोगे तो यहाँ से एक रिलेशन क्या मिलता है 2x इंटू ln ऑफ 2/x इट इज इक्वल टू व्हाट x। अब x तो 0 नहीं हो सकता, तो बची हुई टर्म्स को इक्वल होना पड़ेगा, यानी ln ऑफ 2/x ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका हाफ के, तो यू कैन से 2/x इज इक्वल टू √e, और वी कैन से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2/√e। बात समझ आती है, यानी इस पॉइंट के ऊपर आपको लोकल मैक्सिमम मिल जाएगा। तो वो वैल्यू आपको बतानी है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी f ऑफ 2/√e, देखो किसके इक्वल आ जाएगा 2/x। आप देख सकते हैं 2/x की वैल्यू तो एक्चुअल में √e ही है, और
उस पर पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की अगर ये वैल्यू तो पावर कितना हो जाएगा 4/। इसको हम थोड़ा अच्छा लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ई पावर हाफ लिखा हुआ है तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, ई रेज टू पावर, इसका हाफ करोगे तो 2/e, ये इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ठीक बात है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक ITF का इजी सा क्वेश्चन है, आपको समेशन का आंसर निकालना है, r इक्वल टू 1 to 50 tan इनवर्स ऑफ 1/2r²। तो आप जानते हैं जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं आपको ये कोशिश करनी होती है कि ये जो tan इनवर्स वाला पार्ट है ये डिफरेंस में टूट पाए, यानी tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b में ये कन्वर्ट हो पाए। तो काम करते हैं, आप इसको ऐसा लिखिए, tan इनवर्स ऑफ, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये कितना बन जाएगा 2/4r²। ठीक है, एक काम करो यहाँ पे +1 -1 कर देते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इससे फायदा क्या हुआ, यहाँ पे फैक्टर बन जाएंगे आपके। किस तरीके के फैक्टर बन जाएंगे जरा देखिए, tan इनवर्स ऑफ 1+, क्या ये ऐसा बन जाएगा 2r + 1 इंटू 2r - 1। बिल्कुल ठीक बात है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 2r + 1 2r - 1 का क्या 2 है क्या, वही तो ऊपर लिखा हुआ है, यानी इसको आप लिख सकते हो 2r + 1 माइनस ऑफ 2r - 1। इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 + ab। आई थिंक आप समझ गए होंगे किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स ऑफ a मीन्स tan इनवर्स ऑफ 2r + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2r - 1। अब इस पे टोटल समेशन लगा हुआ है r इक्वल टू 1 to 50। तो आपको पता है कि जब भी ये समेशन आपका यहाँ पे अप्लाई होगा तो ये कंटिन्यूस टर्म्स में आपके कुछ टर्म्स कटते रहेंगे, कुछ टर्म बचते रहेंगे। तो देखो क्या क्या टर्म्स कटेंगे, क्या बचेंगे, ये एक्चुअल में इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो देखो जब आप r की वैल्यूज को पुट करेंगे, जैसे r इक्वल टू 1 पुट किया तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, फिर 2 पुट करोगे तो tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3, यानी tan इनवर्स 1 रह जाएगा, 3 वाला पार्ट कर जाएगा। यानी आप सिर्फ r इक्वल टू 1 को देखोगे ना तो वहां सिर्फ एक टर्म बचेगा, दैट इज माइनस tan इनवर्स 1। और ऐसे ही जो सबसे लास्ट वाला फैक्टर है उसके अंदर ये पॉजिटिव वाला टर्म बच जाएगा जो बिगर टर्म है, और वो कितना होगा tan इनवर्स ऑफ, आप इसकी जगह 50 पुट कीजिए 101 है ना, और अगेन ये एक फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, कितना हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b मीन्स 100 अपॉन 1 + ab मीन्स 102, यानी ये इक्वल हो गया tan इनवर्स ऑफ 50/51 की। अब हमसे क्या पूछा है कि अगर ये वैल्यू p के इक्वल है, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू p, तो tan p किसके इक्वल होगा, बहुत आसान है। अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है तो आप यहीं से बता सकते हो कि tan p विल बी इक्वल टू 50/51, ये आपका आंसर, राइट। ओके बच्चों, अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं जहाँ पे अपन को इंटीजर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन दे रखा है। आपको कहा गया है कि n अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसकी आपको लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, सॉरी n की आपको लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है कि ये पॉजिटिव इंटीजर बन जाए ना। क्वेश्चन ऐसा है, n की आपको सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बतानी है कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये भी पॉजिटिव इंटीजर बनना चाहिए। अब 2 आयोटा रेज़ टू पावर n, तो आयोटा पावर n पे तो हम डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। ये जो टर्म है 1 माइनस आयोटा पावर n - 2, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखो एक छोटा सा काम करते हैं, अगर मैं 1 माइनस आयोटा इसका स्क्वायर को सॉल्व करता हूँ, देखो क्या मिलेगा। ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, a² मीन्स 1 प्लस b² मीन्स -1 और माइनस का कितना 2 आयोटा, तो 1 to 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का 2 आयोटा, ठीक है ना। यानी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -2 आयोटा के। तो क्या हम बोल सकते हैं ये आपको जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है ना बच्चों कैसे मिलेगी, 2 आयोटा पावर n डिवाइड बाय, यहाँ पे हम 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो -2 आयोटा अगर पुट करते हैं तो ये पावर हाफ हो जाएगी और क्या बन जाएगा n - 2 डिवाइड बाई 2। ठीक बात है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए आप फर्दर। देखो ये तो 2 पावर n बन जाएगा, ठीक। आप 2 की टोटल पावर नीचे 2 पावर n, अगर नीचे की पावर की बात करते हो तो ये -2 टू द पावर n - 2/2, ऐसा अपन बोल सकते हैं, राइट। अगर आप आयोटा की टोटल पावर की बात करते हैं तो ऊपर कितनी पावर है n, आयोटा पावर n, और माइनस कितना हो जाएगा नीचे से n - 2 डिवाइड बाई 2। ये बात अपन को समझ में आती है। ओवरऑल अपन एक्सप्रेशन देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से जाती है। तो देखो 2 टोटल पावर n, क्या इनका जो डिफरेंस होगा
भाई आप एक काम कर सकते हैं कि -1 की पावर n-2/2 इसको अलग निकाल लें, तो 2 की जो टोटल पावर है वो इसी पावर की तरह वर्क कर रही है। और जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है ना, इसका आंसर कितना आ रहा है जरा देखिए, 2n - n, n बच जाएगा n+2/2, n+2 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से यहाँ के 2 की टोटल पावर भी कितनी लग जाएगी, n+2 डिवाइड बाई 2। अब आपको ये जो आंसर है ना, इसको पॉजिटिव इंटीजर टाइप से लेके आना है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पावर है, -1 की जो पावर है वो इवन रहनी चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। और ये जो आयटा है ना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आपका खत्म होना चाहिए। तो आप बड़ी आसानी से जानते हैं ये कब कब खत्म हो पाएगा, जब जब यहाँ पे आयटा स्क्वायर है ना, या फिर आयटा पावर 4 या फिर आयटा पावर 6, इस तरीके की चीज़ें, यानी आयटा की इवन पावर लगती है, तब तक आपका काम ऐसा बन पाएगा। अब सबसे छोटी वैल्यू n की यहाँ पे क्या होनी चाहिए, तो देखो अगर हम इसको स्क्वायर बनाना चाहते हैं, आयटा स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो आपको n को कितना पुट करना पड़ेगा, आई थिंक 2 है ना। तो जब आप n को 2 पुट करेंगे, आयटा स्क्वायर -1 वैल्यू देगा, ये वैल्यू तो पॉजिटिव बन जाएगी क्योंकि ऊपर इवन पावर है, तो ओवरऑल आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आती है। तो इस वजह से हमें इस n+2/2 को 4 बनाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं n+2/2 को 4 बनाता हूँ, n की वैल्यू आपको 6 पुट करनी पड़ेगी, है ना। तो आयटा पावर 4 बन जाएगा, पॉजिटिव है, और n को 6 पुट करोगे, ये वैल्यू पॉजिटिव है। यानी टोटल अगर आप n को कितना पुट करते हैं, मिनिमम की बात कर रहे हैं 6, है ना। बाकी और भी वैल्यूज हो सकती हैं, आयटा पावर 8 के लिए सोचेंगे, लेकिन n को जैसे आप 6 पुट करते हैं, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये आपको पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको एक 3D का क्वेश्चन है, Q be the foot of the perpendicular from the point P on the plane containing these two lines। तो हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है, हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, और फिर आपको पी क्यू स्क्वायर का पता लगाना है। तो आप सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन निकालना चाहोगे, तो प्लेन का नॉर्मल आपको कैसा मिलेगा भाई, दोनों लाइन की आपको डायरेक्शन है, तो इनके परपेंडिकुलर प्लेन का नॉर्मल होगा। तो आप उसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, direction of normal, as you know it will be perpendicular to both these lines ij k। लाइन की डायरेक्शन कैसे कैसे है देखो, 6 7 8 3 5 7, 6 7 8 3 5 7, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो आपको नॉर्मल की डायरेक्शन मिल जाएगी। देखो यहाँ से कितना आएगा, आई कैप 49 - 49, 9 आई कैप, जे कैप को कितना मिलेगा, 24 - 42 मीन्स -18 जी, के कैप को कितना मिलेगा, 30 - 21 9 प्लस 9 जे कैप। तो अगर आप यहाँ से 9 कॉमन लेते हो, तो आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। ये डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, आपकी नॉर्मल की डायरेक्शन, राइट। अब हमें पॉइंट पता है, अब कोई किसी पॉइंट को पिक कर लो, जैसे फर्स्ट वाले को देख लेते हैं, x+1 y-1 और z = 3 पे पॉइंट है, तो z-3, इसको नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या डायरेक्शन है, 1 -2 एंड +1, दैट विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से आपको प्लेन की इक्वेशन मिलेगी। देखो कैसी इक्वेशन मिल रही, x - 2y + z एंड कांस्टेंट देखो कैसा आ रहा है, +1 +2 -3 कैंसिल आउट हो गया है। तो ये कैसा प्लेन है कि ओरिजिन से पास करने वाला प्लेन है, x - 2y + z = 0। अब आपको एक पी पॉइंट गिवन है, पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे कोऑर्डिनेट है, 7, -2, 13, और जो पी से प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको पी क्यू कहा गया। तो आई थिंक यू कैन इजीली फाइंड आउट पी क्यू किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ इस पॉइंट को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना मिलेगा, 7 + 4 + 13 एंड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 + 1, दैट मीन्स √6। ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 + 13, 11 + 13 24 हो गया क्या, एंड डिवाइड बाई √6। एंड एक्चुअल में आपको पी क्यू स्क्वायर का पता लगाना है, तो पी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आई थिंक 24 × 24 डिवाइड बाई 6, दैट मीन्स 24 × 4, दैट विल बी 96। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन दिया है, लेट एंड बी रेस्पेक्टिवली बी द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दे रखा है f(x) which is equal to 2x³ - 3x² - 12x। Now if A is the total area of the region bounded by y = fx x-axis
एंड द लाइन्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, देन 4a इज इक्वल टू, आपको सबसे पहले a और b का पता लगाना पड़ेगा कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, देन हम एरिया की बात कर लेंगे। तो आपको लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए इसके डिफरेंशिएशन से डील करना पड़ेगा। देखो f डैश x कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, आई थिंक जैसे 6 कॉमन दोगे अंदर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसको इजीली फैक्टराइज करा जा सकता है, इसके क्या फैक्टर बन जाएंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो अगर आप f डैश एक्स को 0 करते हैं तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, x विल बी इक्वल टू -1 एंड 2। तो -1 और 2 पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा रहेगा। एज यू नो ये जो ग्राफ है क्यूबिक का ग्राफ है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की रेंज देता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका ग्राफिकल एनालिसिस भी कर देंगे। ऑब्वियसली आपका ग्राफ माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, तो आप -1 और 2 की बात करना चाहते हैं। अब देख लो -1 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। अगर आप f ऑफ -1 की बात भी करते हैं, देखो क्या आंसर आएगा, -2 -3 प्लस 12, दैट मीन्स ओवरऑल वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपको f ऑफ -1 यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, यानी मैक्सिमा की फील आ रही है। और आप देख सकते हो कि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा बच्चों, है ना। ये यहाँ पे 0 लेके जाएगा, ये जो टॉप वैल्यू है ये -1 के रिस्पेक्ट में आई होगी, है ना। तो ऐसे ही अगर आप x इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मिनिमा हुआ ही होगा और वो वैल्यू भी नेगेटिव होना पड़ेगा। अब देख भी सकते हैं यहाँ से, अगर आप f ऑफ 2 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, f ऑफ 2 की बात करोगे तो 16 माइनस 12 माइनस 24, ओवरऑल वैल्यूज नेगेटिव दिख भी रहा था, ऑब्वियस भी था। तो नेगेटिव वैल्यू देख के और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आगे एक्सटेंड कर जाएगा ना, ये वैल्यू एक्चुअल में f ऑफ 2 के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना। ये पॉइंट है x इक्वल टू 2 वाला। अब आपको कौन सा एरिया चाहिए, x इक्वल टू a वाली यही लाइन है, x इक्वल टू b वाली यही लाइन है, और आपको ग्राफ और x एक्सिस, तो ये वाला एरिया चाहिए, दूसरा ये वाला एरिया चाहिए। तो आप ग्राफ की इक्वेशन जानते ही हैं, तो एरिया को कैसे लिख देंगे, तो टोटल एरिया A विल बी -1 to 0 f ऑफ x का मतलब 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x dx, ठीक है। प्लस आगे का जो एरिया है आप मॉड लगाना चाहेंगे, 0 to 2 कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव आंसर जाएगा, तो आप मॉड ऑफ लगा सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। अगेन सेम 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x dx और इसका मॉड। अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आपको देगा 9/2, ये आपको देगा 24 एंड ओवरऑल आंसर विल बी 48 प्लस 9 57/2। आपको यहाँ क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी, 4a की वैल्यू। देखो 4a विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 57, दैट विल बी 114। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन है कि द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 500 दैट आर फाउंड विदाउट यूजिंग द डिजिट 1 एंड दे ऑल आर मल्टीपल ऑफ 11। आपको मल्टीपल ऑफ 11 देखने सारे, 1 नहीं यूज हो रखा हो और 500 से छोटी जो डिजिट्स है आपको उन्हीं को यूज करना है। तो हम एक काम करते हैं ना, इसके अंदर हम टोटल उन डिजिट का सम कर देते हैं जो 500 से कम हो और दूसरा वो 11 का मल्टीपल हो। 1 को उसमें यूज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और लास्ट केस में हम माइनस कर देंगे उन सारी चीज़ों को जिसमें हमने 1 को यूज़ किया है ना। तो थोड़ा स्मार्टली काम करते हैं। अब ऑब्वियसली हम समझ जाएंगे कि बिलो 200 तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो हर बार 1 आएगा ही आएगा। तो 200 से छोटी, ऐसी सबसे छोटी वैल्यू जिसमें 11 का डिवाइड जाता है, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 के सीरीज में 9 बचेगा, रिमाइंडर तो 9, 99, 209 हो जाएगा। अगला डिजिट 220, ऐसे करते 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 आप 490 की रिमाइंडर में ना, तो 44 से 5 रिमाइंडर 495, ये आपका लास्ट डिजिट हो जाएगा। इन सबको अपन सम कर लेते हैं। तो सम करने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड है ना, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये AP है, इसका कॉमन डिफरेंस 11 का है, तो यू कैन राइट Tn मीन्स लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू 209 फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू d, और d का मतलब कितना है 11। यहाँ से देखो n-1 किसके इक्वल आ जाएगा, 11/495 मीन्स 45 माइनस 209 मीन्स 19, और ये कितना आ जाएगा 26। सो योर L इज गोइंग टू बी 27। n की जो आपकी वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म्स 27 हो गया। तो क्या अब आप इसका सम कर सकते हैं, आई थिंक बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सम ऑफ डिजिट्स विल बी इक्वल टू n/2 मीन्स 27/2
इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 209 प्लस 495, ठीक है। देखो जो कितना आ जाएगा 27/2 इंटू इनका सम कितना है 450 प्लस 20 704 इंटू 27/2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना, ये आंसर आपका आएगा 9504। और इसमें से हम उन केसेस को माइनस कर देंगे, उन डिजिट्स को माइनस कर देंगे जिसमें अपने 1 को यूज कर रखा है और इसके अंदर वो आती है। तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 9504 माइनस दोज डिजिट्स जिसमें हमने 1 को यूज कर रखा है। तो आपने देखा होगा कि हम 1 की सीरीज के सारे डिजिट तो नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो हमारे पास दो चीज़ें बनती है कि 1th प्लेस पे अगर आपने 1 को रखा है या फिर आपने सेकंड यानी 10th प्लेस के पर अगर आपने 1 को रखा है, उन चीज़ों को आप यहाँ से हटाना चाहोगे, ठीक है ना। सबसे पहले 1th प्लेस की बात कर लेते हैं। तो ये इसमें सबसे छोटा नंबर जो आपको मिलेगा ना 22 23 23 22 1 11 231। इसमें अगर आप 110 ऐड कर देते हो तो अगला मिल जाएगा अपन को 341। इसमें 110 ऐड कर दो, कितना मिल जाएगा आपको 451। उससे बड़ा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 500 के बियॉन्ड चला जाएगा आंसर। अब हम उन डिजिट्स की बात कर लेते हैं जिसमें 1th प्लेस के ऊपर 1 आ रहा हो, है ना। तो ऐसा सबसे छोटा डिजिट कहाँ पे आ पाएगा, ये इसमें तो आपका 200 की सीरीज में तो नहीं आ पाएगा। जो 300 की सीरीज होगी उसमें आप 3 तो 22 से रिमाइंडर आपका बैठेगा, है ना। तो 22 से जाएंगे आप 9 रिमाइंडर 319। ये आपका ऐसा पहला डिजिट होगा जिसमें आप 11 का डिवाइड करते हैं, बीच में 1 आ रहा है। अगला कौन सा होगा, तो इसी के अंदर आप 99 ऐड कर दो, सीधे टास्क ही खत्म। तो वो हो जाएगा आपका 418। उससे अगला तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अगेन 500 से बड़ा हो जाएगा वो नंबर। इन सबको आप माइनस करके देखोगे तो टोटल आंसर आपका आ जाएगा 7744, ठीक है ना। इस तरीके से सवाल को किया जा सकता था। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है, इसके अंदर भी कुछ 2 टर्म है। उन टर्म्स को बड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे समेशन लगा हुआ है और सिर्फ वो n बॉक्स के, इसका मतलब समझ जाना एन सी के इक्वल अगर वो लिखा हुआ है, अगर वो n और k सही टर्म्स में लिखे होते हैं तो। अब इन दोनों जो समेशन आपको दे रखा है, आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए इस टर्म पे कंसंट्रेट करिए। 9 बॉक्स समझ गए आप, 9i का मतलब 9ci ऐसा लिखा हुआ है ना। और उधर साथ में जो मल्टीप्लाई है वो क्या है 12c 12 माइनस के प्लस आई। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिए। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 12 माइनस के प्लस आई, क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 12 माइनस ऑफ के माइनस आई, ठीक। इसको पढ़ो एन सी एन माइनस आर, क्या वो एन सी आर के ही इक्वल होता है। यानी यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 12c के माइनस आई। बात समझते हैं, ये लिखा हुआ 9ci। अब यहाँ पे समेशन यूज किया गया और i इक्वल टू मिनिमम से मैक्सिमम यानी 0 से 9 तक। तो अब आप जानते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनके अंदर आप इनका प्रोडक्ट का अगर आंसर देखना चाहते हैं, समेशन की टर्म्स में लिखे हुए हैं, तो ऊपर वाली टर्म्स को ऐड कर दो, यानी 21c इन नीचे वाले को ऐड कर दोगे तो i से i कैंसिल 21c के। बात समझ में आती है। सिमिलरली जो दूसरा पैटर्न है उसके अंदर भी आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं 8ci और सेकेंड क्या लिखा हुआ है 13c। अब इसको मैं 13 माइनस ऑफ के माइनस आई ऐसा लिखना चाहता हूँ, देख सकते हैं आप, इजीली लिखा जा सकता है। समेशन अप्लाई किया हुआ है वही i इक्वल टू 0 to 8। आई थिंक आप बड़े अच्छे समझ गए होंगे 8ci इंटू 13c के माइनस आई, राइट। और वही समेशन अप्लाई किया हुआ है। तो ऊपर वाली चीज़ों को ऐड करोगे 21, नीचे वाली चीज़ों को ऐड करोगे तो k, यानी दोनों जो टर्म्स हैं एक्चुअल में वो 21c के ही है। तो क्या आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो a k की वैल्यू आएगी आपकी, a k विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 21c के। दैट मीन्स आपको क्या निकालना है यहाँ पे a4 माइनस a3। जैसे आप यहाँ पे a4 माइनस a3 की कैलकुलेशन करेंगे दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 21c4 माइनस 21c3। और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं और जैसा ही आपको फॉर्म दे रखा है 190p, तो आप देखोगे ये आंसर आ जाएगा 190 इंटू 49। आगे कैलकुलेशन सिंपल है, आपका आंसर हो जाएगा 49, राइट। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको एक वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना दूसरे वेक्टर पे। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द सम ऑफ दीज वेक्टर्स देन लैम्डा इज इक्वल टू, प्रोजेक्शन की वैल्यू आपकी 1। तो आप जानते हैं कि अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो आंसर क्या होता है ए डॉट बी कैप, है ना। बस तो ये काम हम यहाँ पे कर लेंगे। आप किसका प्रोजेक्शन लेना चाहते हो i प्लस 2j प्लस के का, है ना। तो i प्लस 2j प्लस के, तो
अब a डॉट बी कैप, तो आपका b वेक्टर कौन है, सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, तो सम करोगे तो कितना आएगा जरा देखो, 2 माइनस लैम्डा इंटू आई, 2 माइनस लैम्डा इंटू आई, टोटल जे कैप आपका कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 क्या 6 हो जाएगा, और के कैप कितना हो जाएगा 3 माइनस 5, तो प्लस का 6 जे माइनस का 2 के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट मीन्स 36 माइनस 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4, और ये इक्वल हो जाएगा किसके 1 के इक्वल। क्या बात आप समझते हैं? आप इनका डॉट ले लीजिए, कितना हो जाएगा डॉट जरा देखो, आई 2 माइनस लैम्डा, तो 2 माइनस लैम्डा प्लस ट्वाइस ऑफ 6 12 प्लस माइनस 2, ठीक बात है। और प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, वो 1 से इक्वल होगा, तो आप क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई, अल्टीमेटली हम लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायरिंग के करना चाहेंगे, तो एक स्टेप और लिख देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ क्या बन जाएगा अंदर, इसको अगर आप ओपन करोगे क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4, तो क्या आप समझ गए, प्लस 4 प्लस 40 मीन्स टोटल कितना हो जाएगा प्लस का 44, और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, बोथ साइड आप स्क्वायरिंग कर दो, आप प्रोजेक्शन की बात करना चाहते हैं, और ये चाहे इस पर मॉड लगाओगे तो भी स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको वैल्यू पॉजिटिव ही मिलने वाली है। जब स्क्वायरिंग करोगे अंदर देखो क्या बन रहा है, लैम्डा माइनस 12 होल स्क्वायर दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 24 लैम्डा प्लस 144, इधर कितनी वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 144, इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, टोटल इस 24 लैम्डा को आप उधर भेज दीजिए, 20 लैम्डा, और 144 नहीं 44, ओनली 44, तो 144 माइनस 44 कितना हो जाएगा 100, तो इक्वल हो जाएगा 100 के, दैट मीन्स वेरी इजी, लैम्डा इज गोइंग टू बी 5, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 5, तो आपको इस क्वेश्चन में लैम्डा का आंसर ही पूछे, लैम्डा इज इक्वल टू 5, वेरी इजी। ओके बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है स्टैट का क्वेश्चन है, दैट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फंक्शन ऑफ द 4 नंबर्स 3 7 x एंड y वेयर x इज ग्रेटर देन y बी 5 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, तो ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन है यहाँ से हम x और y निकाल सकते हैं, पूछा क्या, देन द मीन ऑफ द 4 नंबर्स, वेरी इजी, हम x और y को निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको जो भी पूछा गया आप आसानी से बता सकते हैं। तो दो इन्फॉर्मेशन है, आपको इसका मीन पता है, नंबर कैसे हैं 3 7 x और y, तो यू नो इनका मीन क्या होगा 3 7 x y डिवाइड बाई 4, और मीन की वैल्यू किसके इक्वल है 5 ना, वेरिएंस 10 है, तो ये 5 के अगर इक्वल है तो यहाँ से आपको x प्लस वाई मिल जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 5 4 20 20 माइनस 10 10, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 10, इट कैन बी इक्वेशन नंबर 1। अब हम वेरिएंस की तरफ जा सकते हैं, तो वेरिएंस क्या होता है सिग्मा स्क्वायर, और किसके इक्वल होता है आप समझ जाओगे आई थिंक, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस मीन स्क्वायर 25, इट विल बी इक्वल टू कितना 10, यही सिग्मा होता है, हमने सिग्मा की स्क्वायरिंग कर दी तो ये 10 के इक्वल, तो क्या आप यहाँ से देख सकते हैं ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा बैठेगा, 25 प्लस 10 35, 35 इंटू 4 डबल ऑफ 70 140 मीन्स 9 प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू व्हाट 140, तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितने बनने वाली है 140 माइनस 58 58 टू 80 82, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख के हम x और y आई थिंक डायरेक्टली दिख रहे होंगे, 9 और 1 का पेयर बन सकता है, तो 1,9 भी हो सकता है 9,1 भी हो सकता है, बट एज यू नो x इज ग्रेटर देन y, सो फ्रॉम दीज टू वी कैन इजीली से x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कुछ नंबर्स हैं, कैसे नंबर्स हैं 3 प्लस 2x 3 प्लस 2x, 7 प्लस 2y, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, और क्या निकालना है इसके बारे में, इनका मीन बताना है। आई थिंक x और y की वैल्यू मिल गई, आसानी से बता सकते हैं। ये नंबर कितना हो जाएगा 21, ये नंबर कितना हो जाएगा 9, x प्लस वाई 10, x माइनस वाई 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना 4, इनको ऐड करो कितना हो जाएगा ये 30 18 48 बाई 4 दैट मीन्स 12, यानी इन चारों नंबर्स का जो मीन होगा वो कितना हो जाएगा 12, ठीक। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
let lambda is not equal to 0 be in R if alpha and beta are the roots of this equation. आपको एक इक्वेशन गिवन है x square minus x plus 2 lambda equal to 0 and its roots are alpha and beta. सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है 3x square minus 10x plus 27 lambda equal to 0. और इसके जो रूट्स हैं वो कौन है, अल्फा एंड गामा, यानी कॉमन रूट है दोनों इक्वेशन के अंदर अल्फा एंड गामा. आपको बीटा गामा अपॉन लैम्डा इसके वैल्यू पूछिए, तो यहीं से अपन अल्फा बीटा गामा लैम्डा इन सब की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे. देखो इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा 1 के इक्वल रहेगा एंड अल्फा इंटू बीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 लैम्डा के. यहाँ से आपको अल्फा और गामा में रिलेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्फा प्लस गामा विल बी इक्वल टू 10/3 and you know alpha into gamma will be equal to 27/3 means 9 lambda, ऐसा लिखते हैं इसको, किसके इक्वल हो जाएगा. अब आई थिंक आप एक काम कर सकते हैं, जहाँ से आपको बीटा और गामा डायरेक्ट ही मिल जाएगा, अल्फा को एलिमिनेट कर दीजिए. तो काम करते हैं, इनको कुछ नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4. तो एक काम करो, आप इक्वेशन नंबर 3 माइनस 1 कर दो. तो 3 माइनस 1 क्या इंडिकेट करेगी, गामा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू 10/3 माइनस 1 7/3. और डिवाइड कर दीजिए सेकंड और फोर्थ को, है ना, सेकंड डिवाइड बाई 4. अगर सेकंड को फोर्थ से डिवाइड करते हो आई थिंक आपको बीटा अपॉन गामा मिल जाएगा, किसके इक्वल होगा, 2 लैम्डा 9 लैम्डा मीन्स 2/9. तो यहाँ से क्या हम बीटा और गामा नहीं कैलकुलेट कर सकते, दोनों की हेल्प से करने की कोशिश करते हैं. देखिए इक्वेशन क्या इंप्लाई करेगी, आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, बीटा को कितना लिख दोगे, गामा माइनस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2 गामा अपॉन 9, 2 गामा अपॉन 9 दैट विल बी इक्वल टू 7/3. इक्वेशन से क्या मिलेगा आपको, 7 गामा डिवाइड बाई 9 इट विल बी इक्वल टू 7/3 मीन्स गामा मिल गया आपको, किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल. अगर गामा 3 के इक्वल है तो बीटा आप निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो बीटा कितना हो जाएगा, यू नो बीटा विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3/9 दैट मीन्स 2/3. गामा मिल गया, बीटा मिल गया. क्या इसी तरीके से आप अल्फा निकाल सकते हैं क्या, इस इक्वेशन से यहाँ पे निकाल दें, आपको देखो अल्फा कितना मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा दैट मीन्स 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3. और आपको जो आंसर निकालना है उसके अंदर बीटा गामा अपॉन लैम्डा, लैम्डा रिक्वायर्ड है. लैम्डा कहाँ से निकाल सकते, किसी भी इक्वेशन निकाल लो, इससे निकाल लो. लैम्डा कितना हो जाएगा, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, आपको 2 लैम्डा अल्फा बीटा के इक्वल है, यानी लैम्डा विल बी इक्वल टू अल्फा बीटा बाई 2, राइट. यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आपके पास 1/3, बीटा की वैल्यू कितनी 2/3 और डिवाइड बाई 2 यानी 1/2. ये आपकी गामा की वैल्यू होगी. बात समझते हैं, आपको ओवरऑल जो कैलकुलेशन है उसके अंदर किसका आंसर निकालना है, बीटा गामा अपॉन लैम्डा. ठीक है, देखो निकाल देते हैं, बीटा गामा अपॉन लैम्डा. जरा चेक करो बीटा कितना आपका 2/3, गामा कितना आपके पास, गामा 3 अपॉन डिवाइड बाय लैम्डा एंड दैट इज 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/2. देखो कितना आंसर हो गया, आई थिंक 2/3 से 2/3 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, नीचे 6 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 18. सो इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 18, राइट. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है एक बड़ा सा और इक्वल है 2 पावर 41 के. आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर पूछा ना, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है. तो ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको अपन लिखते हैं, डिटर्मिनेंट को हम उस सिंबल से दिखा देते हैं. अंदर दिख रखा है ट्वाइस इंटू एडजेंट ऑफ, ऐसे ब्रैकेट लगाते जाते हैं, ट्वाइस ऑफ एडजेंट ऑफ 2a, एडजेंट ऑफ 2a. ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट है और ये किसके इक्वल है, 2 पावर 41 के. तो अपन से इन्होंने ये पूछा कि आप ये बताइए कि जो ओवरऑल आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके हिसाब से अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर देख पाएंगे. तो यहाँ पे छोटी छोटी प्रॉपर्टी का अपन यूज़ करेंगे. आपको पता है कि इस 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, है ना, कितनी पावर आ जाएंगे, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर है, नंबर ऑफ ऑर्डर 3 का है. उससे पहले हम एक काम अपने स्मार्टनेस से दिखा देते हैं कि ये जो 2 है ना, इसको भी इस एडजेंट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी काम में आएगी, आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी, एडजेंट ऑफ के इंटू ए इट इज इक्वल टू के पावर n-1 इंटू एडजेंट ऑफ ए, राइट.
तो k पावर n माइनस वन, k की वैल्यू कितनी 2 और n माइनस वन, n यहाँ पे कितना है 3, n ऑर्डर को डिनोट करता है, n माइनस वन यानी इसकी पावर आ जाएगी 2, तो 2 स्क्वायर बाहर आया, टोटल यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, राइट। और 2 का क्यूब अगर ओवरऑल बाहर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2 पावर 3 का भी होल क्यूब, है ना भाई। यहाँ पे 2 क्यूब बन चुका, जब ये 2 आपका बाहर आएगा 2 स्क्वायर 2 का क्यूब बनेगा और डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो 2 क्यूब का भी होल क्यूब बन जाएगा। अंदर अब ऐसा लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ 2a, राइट। और ये इक्वल है 2 पावर 40 बन के, ठीक बात है। अब देखिए थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, ये टोटल पावर कितनी होगी 2 पावर 9 होगी क्या, है ना, इनटू एडजॉइंट ऑफ 2a, है ना। तो यहाँ पे 2a की एक्चुअल में होल पावर क्या बन जाएगा, जितने एडजॉइंट होते हैं उतने n माइनस वन क्यूब, है ना। तो n माइनस वन की वैल्यू कितनी 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो इसकी पावर आ जाएगी 8 और यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 पावर 41, ठीक है। बस प्रॉपर्टीज का यूज करते जा रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए 2 पावर 8 इसको डिटर्मिनेंट से बाहर लाना है तो वापस से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यूब करके बाहर आएगा, तो 2 रेज टू पावर 9 तो पहले से था, 2 रेज टू पावर 8 इंटू 3 मीन्स 24 और आ गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 8, है ना, किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, आई थिंक 2 पावर 41 के। ये क्या इंप्लाई करेगा, ये टोटल पावर कितनी होगी 33, है ना। इधर कितना बन जाएगा 2 पावर 41 33, 2 पावर 8 ही बचेगा, राइट। और ये किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 8 के। आई थिंक वी कैन इजीली से कि यहाँ से अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर को कैलकुलेट करोगे तो वो 2 की उतनी ही पावर बन जाएगी, 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4, राइट। 4 इज योर करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ टर्म्स दे रखे हैं, लेट a1 a2 अप टू a10 बी एन AP विद कॉमन डिफरेंस -3 और सिमिलर b1 b2 अप टू b10 बी अ GP विद कॉमन रेशियो 2, और आपको C के एक टर्म और दे रखा है दैट इज इक्वल टू AK प्लस BK और K ऑब्वियसली 1 to 10 तक हो सकते हैं। C2 और C3 की वैल्यू आपको गिवन है, मीन्स आप समझ जाएंगे, आपको AP मिल जाएगा और GP मिल जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है, अप टू 10 टर्म्स का सम पूछे C1 टू लेके C10। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका AP विद कॉमन डिफरेंस -3 है ना, आप क्या करो फर्स्ट टर्म को A मान लो, तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा बच्चों A-3, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा A-6, ऐसे करते करते आपको AP मिलता जाएगा। अगर आप GP की बात करते हैं तो GP आपको किस तरीके का मिलेगा, आप फर्स्ट टर्म को B मान लो, आप कॉमन रेशियो 2 का है तो 2B 4B, इस तरीके से ये GP भी चलती जाएगी। अब इन्होंने आपको क्या करा, CK को डिफाइन कर रखा है भाई, CK इज इक्वल टू AK प्लस BK, और C2 और C3 की वैल्यू दे रखी है, तो आपको A और B में रिलेशन देने की कोशिश करिए। तो देखो C2 कितना है, C2 इज इक्वल टू 12, C3 इज इक्वल टू 13, C2 किसके इक्वल होगा जरा ध्यान से देखना, C2 विल बी इक्वल टू A-3 प्लस यहाँ से सेकंड टर्म कितना है 2B, ये 12 के इक्वल है। तो इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है, A और B में रिलेशन क्या आ जाएगा बच्चों, A प्लस 2B इज इक्वल टू 15। सिमिलरली C3 किसके इक्वल है जरा ध्यान से देखना, C3 मीन्स A-6 प्लस 4B 13 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे कैसा हो जाएगा, A प्लस 4B किसके इक्वल आ जाएगा 19 के इक्वल आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशन में है ना, इसको सेकंड को फर्स्ट में ना सेकंड -1 ऐसा कर देंगे, 2B इक्वल टू 4 मीन्स इनको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको B की वैल्यू मिल जाएगी 2, राइट। और अगर B 2 है तो फिर A कितना आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हो 15 - 4 दैट इज 11। अब आपका A और B निकल चुका ना, आपको पता क्या करना है, आपको ये समेशन फाइंड अप करना है, समेशन K इक्वल टू 1 to 10। आई थिंक आप समझ गए होंगे, आपको इस AP और GP दोनों का सम करके ही बताना है। तो ये जो सम होगा टोटल जो आप समेशन की बात कर रहे हैं, K इक्वल टू 1 to 10 C1 प्लस C2 अप टू C10, या CK है ना, ये समेशन K इक्वल टू 1 to 10 CK एंड दैट इज गोइंग टू बी C1 प्लस C2 अप टू C10, है ना, ये इसके इक्वल होगा, आप समझ सकते हैं। अब C1 किसको डिनोट करता है, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 अप टू A10 प्लस B10। तो सिमिलरली आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका A की वैल्यू कितनी आ गई 11, यानी जो टर्म्स बनेंगे कैसे कैसे टर्म है भाई 11 है ना, फिर 8 है ना, फिर ये टर्म 5 है, ऐसे चलता जा रहा है। तो आप इजीली इसका सम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको AP का सम पता है ना, कैसे लिख सकते हो, n/2 मीन्स 5 इंटू 2A मीन्स 22 प्लस n-1 9 इंटू D -3, है ना, ये तो हो गया AP का सम। GP का सम कैसे लिख दोगे,
एक की वैल्यू कितनी, बी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, 2 इंटू आर भी कितना 2, तो 2 पावर आर माइनस 1 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, वो तो आपका 1 ही है ना। इसको थोड़ा कैलकुलेट करिए, देखो क्या मिलेगा, 22 माइनस 27 माइनस 5 इंटू 5 माइनस का 25 प्लस 2 पावर 10 1024 होता है, माइनस 1 1023, डबल कर दो 2046 ऐसा आ जाएगा क्या, और 2046 में से 25 आप माइनस कर दो, यानी 202652021 आंसर आ जाएगा आपका 2021। दिस इज योर करेक्ट आंसर, बहुत इजी था।